मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है। मीजोडर्मली डिराइव्ड। सर कोई और हिंट दो ना, जिससे मैं बता सकूं। चलो ठीक है। रोड लाइक स्ट्रक्चर है। रोड लाइक स्ट्रक्चर, मीजोडर्मली डिराइव्ड। सर एक दो हिंट और दो ना। अरे अब तो बता दो। दो हिंट दिए तो हैं। मीजोडर्मली डिराइव्ड, रोड लाइक स्ट्रक्चर। चलो एक और सुनो। डोर्सली प्रेजेंट होती है। डोर्सली प्रेजेंट होती है, मीजोडर्मली डिराइव्ड है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। सर कहीं ये नोटोकोड तो नहीं, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान प्रेजेंट होती है? बिल्कुल ये नोटोकोड है। आपको पता है ना। जिसने लेक्चर देखा उसको तो पता है, पर जिसने लेक्चर नहीं देखा उसे नहीं पता। तो उन्हें मैं बता देता हूँ। सर एक बात बोलूँ, थंबनेल बड़ा प्यारा है। हाँ वो तो है। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं। मजा आ रहा है थंबनेल देख के ना। चलिए, मैं बोल रहा हूँ मीजोडर्मली डिराइव्ड। मैं बोल रहा हूँ रोड लाइक स्ट्रक्चर। किसकी तरह? रोड लाइक स्ट्रक्चर। मैं बोल रहा हूँ डोर्सली प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही देखने को मिलती है। अगर मैं हम में बात करूं तो हम में सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी आपके पास यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है। क्या है यहाँ पर? वर्टिब्रल कॉलम। पर जब आप खुद एम्ब्रियो थे, आप जितने भी साल के हैं, जैसे 20 22 25 साल के, तो पहले आप जाइए याद करिए, आप भी एक टाइम पे एम्ब्रियो जाइगोट ही थे ना। वहीं पे थे ना, फेलोपियन ट्यूब के आगे यूटेरस से अटैच होकर न्यूट्रिशन ले रहे थे। आप क्या, मैं भी वही कर रहा था। तो उस टाइम हमारे पास मीजोडर्मली डिराइड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती थी, डोर्सली प्रेजेंट होती थी हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, और उसे हम कहते थे नोटोकोड। क्या कहते थे? नोटोकोड। सर ये सब तो ठीक है, नोटोकोड समझ में आ गया। मीजोडर्मली डिराइड होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, डोर्सली प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान प्रेजेंट होती है। सर एक बात बताइए, ये नोटोकोड कहाँ कहाँ पर होगी? चलिए ठीक है, सारे फाइलम देखते हैं, फिर देखते हैं कि नोटोकोड कहाँ पे मिलती है। याद करो, फाइलम के नाम याद करो। हाँ याद आ गए। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्किलमेंथिस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। यहाँ पर सभी में नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पर सभी में आपका नोटोकोड नहीं मिलता। तो सर नोटोकोड मिलता कहाँ पर है फिर? नोटोकोड सिर्फ और सिर्फ मिलता है कोडेट्स में। कहाँ पर मिलता है? कोडेट्स में। तो नोटोकोड्स की बात करूं, नोटोकोड एक स्ट्रक्चर है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कोडेट्स में देखने को मिलती है। अब कोडेट्स भी तीन तरह से होते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि ना तो पोरीफेरा, ना सिलेंट्रेटा, ना टीनोफोरा, ना प्लेटियलमेंथिस, ना एस्केलमेंथिस, ना एनिलिडा, ना आर्थ्रोपोडा, ना मोलस्का, ना एकाइनोडर्मेटा, ना हेमिकोडेटा, कहीं पर भी आपको नोटोकोड देखने को नहीं मिलेगा। इन सारे फाइलम में नोटोकोड नहीं है। नोटोकोड सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है कोडेट्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि नोटोकोड इज ए यूनिक फीचर ऑफ कोडेट्स, क्योंकि जब हमने देखा तो सारे फाइलम में नोटोकोड एब्सेंट है। नोटोकोड जो कि रोड लाइक स्ट्रक्चर है, मेसोडर्मली डिराइव्ड है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, ये सिर्फ और सिर्फ मिलती है हमारे कोडेट्स में। ठीक है, कोडेट्स एक क्या है? फाइलम है। क्या है कोडेट? फाइलम। ठीक है सर। सर एक बात बताओ, ये अगर फाइलम है ना, फाइलम का मतलब कि कोई बड़ा ग्रुप है, तो इसके अंदर सब फाइलम भी होंगे, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप भी होंगे। बिल्कुल, मैं शुरू से बताते आ रहा हूं कि कोडेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे यूरोकोडेटा। क्या देखने को मिलेंगे? यूरोकोडेटा। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सिफेलोकोडेटा। क्या देखने को मिलेंगे? सिफेलोकोडेटा। और यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे वर्टिब्रेट्स। क्या देखने को मिलेंगे? वर्टिब्रेट्स। ठीक है सर। हमने देखा सबसे पहला ऐसा फाइलम जिसको हम कहते हैं कोडेट्स, जहां पर नोटोकोड प्रेजेंट होती है। फिर हमने देखा कि ये जो कोडेट नाम का फाइलम है, इसके अंदर भी कई तरह के सब फाइलम है, जैसे कि यूरोकोडेटा, जैसे कि सेफेलोकोडेटा, और जैसे कि वर्टिब्रेट्स। क्लियर? ठीक है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। डेवलपमेंट का मतलब पता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या फर्क है? हाँ सर, याद तो आ रहा है। एक बार हम आपको बता देते हैं। चलो ये ठीक है ना। अब आगे देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को आप समझो पहले। देखो, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो दो तरह से डेवलपमेंट होता है। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो यंग होता है
वो सीधा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं बनेगा, यंग जो है सीधा एडल्ट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर किसी भी तरह का लार्वा स्टेज नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? लार्वा स्टेज नहीं बनेगा। तो इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जहां पर लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता, लार्वा एक इंटरमीडिएट स्टेज है जो नहीं बनता, तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। और यहाँ पर इनडायरेक्ट में क्या होता है कि पहले लार्वा बनता है, लार्वा के बाद आगे कई प्रोसेस के बाद, कई तरह के लार्वा के बाद एडल्ट बनता है। ठीक है सर, मैं क्लियर हो गया। डेवलपमेंट दो तरह से होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, यंग जो है सीधा एडल्ट में कन्वर्ट होता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि यंग जो है कई तरह की लार्वा स्टेज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद जाके वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी यंग एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इस स्टेज को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? मेटामॉर्फोसिस। और यहां पर ये जो बना ये है मेटामॉर्फ। क्या है? मेटामॉर्फ। वापस बता रहा हूं, यंग से एडल्ट बना, मेटामॉर्फोसिस। क्या हुआ? मेटामॉर्फोसिस। और जो बना है उसे क्या कहेंगे? मेटामॉर्फ, मतलब कि एडल्ट। ठीक है सर, क्लियर हो गया। और ये भी क्लियर हो गया कि नोटोकोड कहाँ पे मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी नोटोकोड? अरे सर, नोटोकोड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है, डोर्सली प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में देखने को मिलती है ह्यूमंस में। और ये नोटोकोड जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कोडेट्स में देखने को मिलेगी। ठीक है? ठीक है सर। अब कोडेट्स की बात करते हैं। कोडेट्स में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या मिलती है? नोटो कोड मिलती है। क्या मिलती है? यहाँ पर नोटो कोड प्रेजेंट होती है। कोडेट्स होते हैं तीन तरह से। कितने तरह के? तीन तरह के सब फाइलम में कोडेट फाइलम को डिवाइड किया है। सबसे पहला है आपका यूरोकोडेटा। क्या है बच्चों? यूरोकोडेटा। फिर है आपका सिफेलोकोडेटा। क्या है बच्चों? सिफेलोकोडेटा। और फिर आता है आपका वर्टिब्रेट्स। क्या आता है? वर्टिब्रेट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यूरो का मतलब होता है टेल। क्या होता है? टेल। मतलब कि सीधी सी बात है, यहां पर यूरोकोडेटा में जो नोटोकोड मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ टेल में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? टेल में मिलेगी। तो यहां पर जो नोटोकोड मिलती है वो कहां पर मिलती है? टेल में मिलती है। और टेल में मिलती है वो भी किस स्टेज में? लार्वा के स्टेज में। किस स्टेज में? लार्वा की स्टेज में। तो यूरोकोडेटा एक ऐसा सब फाइलम है जहां पर नोटोकोड तो होती है पर वो टेल में होती है। और टेल में भी किस स्टेज में होती है? लार्वा की स्टेज में होती है। क्लियर? जब ये लार्वा आगे जाके एडल्ट बनाएगा ना, जब ये लार्वा आगे जाके एडल्ट बनाएगा तो यहां पर नोटोकोड चली जाएगी, गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो एडल्ट में नोटोकोड नहीं होगी। सर एक बात बताइए, अगर एडल्ट में नोटोकोड नहीं है तो फिर इसे कोडेट्स में क्यों रखा? अरे क्योंकि कहीं पे तो थी ना, कहीं पे तो थी ना। हमारे टाइम भी नोटोकोड कब थी? जब हम एम्ब्रियो थे। जब हम अंदर यूट्रस से अटैच थे तब हमारे पास नोटोकोड थी। बाद में वो नोटोकोड जो है रिप्लेस हो गई वर्टिब्रल कॉलम से। अभी हमारे पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। पर हमारे पास कहीं ना कहीं नोटोकोड तो थी ना, इसलिए हमें भी कोडेट्स में रखा गया। ठीक है सर। कोडेटा वो फाइलम होता है जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है। कोडेट्स तीन तरह से होते हैं, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेट्स जिसमें वर्टिबल कॉलम मिलती है। उसके बाद आपने बताया यूरोकोडेटा। यूरो का मतलब होता है टेल। यहाँ पर नोटोकोड तो प्रेजेंट होती है पर सिर्फ और सिर्फ लार्वा स्टेज में, और वो भी कहाँ पर? टेल में मिलती है। जब ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर नोटोकोड डिसअपियर हो जाती है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एडल्ट स्टेज होती है ये सेसाइल होती है। सर सेसाइल का मतलब? सेसाइल का मतलब होता है फिक्स्ड, एक जगह पे फिक्स्ड। ठीक है? क्योंकि इसका जो बेस होता है वो अटैच होता है। ठीक है? जो भी इसका बेस है वो अटैच है। ठीक है सर। अब बात करते हैं सिफेलोकोडेटा की। किसकी बात करेंगे? सिफेलोकोडेटा। नाम से पता लग रहा, सिफेलो का मतलब होता है हेड। क्या होता है? हेड। तो हेड से लेकर टेल तक, हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होती है नोटोकोड। क्या प्रेजेंट होती है? नोटोकोड। सिफेलोकोडेटा में हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होती है नोटोकोड। और ये जो होती है
डिसअपियर नहीं होती, परसिस्टेंट रहती है, बरकरार रहती है, परसिस्ट रहती है। तो यहाँ पर ये परसिस्ट रहेगी, परसिस्टेंट रहेगी, बरकरार रहेगी, ये कोई डिसअपियर नहीं होगी। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। यूरोकोडेटा एक ऐसा सब फाइलम है जहां पर टेल वाली स्टेज में नोटोकोड मिलती है। ठीक है, टेल वाली स्टेज मतलब कि जो हमारा लार्वा स्टेज है उसकी टेल में, ये हमारा लार्वा है, ये हमारी लार्वा की टेल है। उस लार्वा की टेल में हमें क्या मिल रहा है, नोटोकोड मिल रहा है। पर जब ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर किसी भी तरह का नोटोकोड नहीं होगा, वो डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमने बोला सेफेलोकोडेटा, सेफेलो का मतलब हेड, तो हेड से लेकर टेल तक नोटोकोड प्रेजेंट होती है और ये परसिस्ट रहती है, किसी भी तरह से कोई गायब वायब नहीं होगी, हमेशा रहेगी। क्लियर। उसके बाद आता है वर्टिब्रेट्स। क्या आता है, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नोटोकोड हुआ करती थी। जब ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन थी उसी दौरान क्या हुआ, नोटोकोड जो है कन्वर्ट हो गई, रिप्लेस हो गई। किससे रिप्लेस हो गई, वर्टिब्रल कोलम से। तो नोटोकोड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कोलम। और अलग अलग तरह के वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो कई जगह पर बोनी वर्टिब्रल कोलम देखने को मिलेगा और कई जगह पर कार्टिलेजनस वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेगा। क्या मेरी कही हुई सारी बातें आपको क्लियर हो गई? ठीक है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूं, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पर फाइलम कोडेटा को हमने सब डिवाइड किया है सब फाइलम्स में। एक होता है यूरोकोडेटा, एक होता है सेफेलोकोडेटा, एक होता है वर्टिब्रेट्स। अगर मैं बात करूं यूरोकोडेटा की, तो यूरो का मतलब होता है टेल। यूरो का मतलब क्या होता है, टेल। मतलब कि यहाँ पर जो नोटोकोड प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ टेल में मिलती है, और वो भी किस कंडीशन में, लार्वा की स्टेज में। बाद में जब एडल्ट बनते हैं तो ये नोटोकोड जो है डिसअपियर हो जाती है। फिर मैंने बोला कि ये एडल्ट जो होते हैं सेसाइल होते हैं, मतलब कि फिक्स्ड होते हैं, मूवेबल नहीं होते। और सिफेलोकोडेटा की बात करें, सिफेलो का मतलब होता है हेड, तो हेड से लेकर टेल तक नोटोकोड यहाँ पर प्रेजेंट होती है और ये परसिस्ट रहती है, बरकरार रहती है, किसी भी तरह से डिसअपियर नहीं होगी। फिर वर्टिब्रेट्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, बाद में वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो अलग अलग तरह के वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, कार्टिलेजनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर। अब एक बात ध्यान से सुनो कि हमने पढ़े थे अलग अलग फाइलम, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस। जो पोरीफेरा था वो बिल्कुल बेचारा पुराना था, फिर नया आया, फिर और नया आया, फिर और नया आया, फिर और नया आया, लास्ट में कोडेटा आए, है ना। अब कोडेटा में भी 3 सब फाइलम मैंने बताए। तो ये जो पहले आया ये प्रिमिटिव वाला है, फिर ये सेकंड पे आया, और फिर ये लास्ट में सबसे ज्यादा एडवांस वर्टिब्रेट्स आए। तो यहाँ पर यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा दोनों को मिला के बोला गया है प्रोटोकोडेट्स। क्या है ये, प्रोटोकोडेट्स। ठीक है, ये दोनों ही इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यहां पर किसी भी तरह का वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, ये दोनों इनवर्टिब्रेट होते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अगर मैं आपको बोलूं प्रोटोकोडेट्स, तो प्रोटोकोडेट्स में दोनों आ जाते हैं, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, और फिर उधर आ गया वर्टिब्रेटा। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे कोडेट्स होते हैं, देखो सीधी सी बात है, ये वर्टिब्रेट जितने भी है सब कोडेटा के अंदर में ही आ रहे हैं ना। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे कोडेट्स में आते हैं, सही बात है। तो पहली लाइन बिल्कुल सही है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आपकी नोटोकोड मिलती थी, तो ये जितने भी वर्टिब्रेट्स है ये सारे कोडेट्स है। अब सेकंड लाइन पढ़ो, बट कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। सीधी सी बात है, क्या सारे कोडेट वर्टिब्रेट है क्या? नहीं सर, सारे कोडेट वर्टिब्रेट कैसे हैं? कुछ तो यूरोकोडेटा है, कुछ सिफेलोकोडेटा है, दोनों को मिला के प्रोटोकोडेट्स बोलते हैं, ये तो इनवर्टिब्रेट होते हैं। तो ये लाइन गलत है। यहां पर लिखा है जितने भी कोडेट्स है, क्या वो वर्टिब्रेट्स है? नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट, बट कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। जो कोडेट्स है वो सारे वर्टिब्रेट थोड़ी ना है, कुछ तो इनवर्टिब्रेट्स है, ये रहे दो। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके आगे की बात बाद में करेंगे, इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कोडेट्स वर्सेस नॉन कोडेट्स। कोडेट्स के स्पेशल कैरेक्टर याद हो गया ना, कि हाँ सर कोडेट वो होते हैं जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, मेसोडर्मली डिराइव्ड होती है, डोर्सल साइड पे होती है, साथ ही साथ रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखने को मिलती है। अब देखो, कोडेट्स वो होते हैं जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट है, चलिए ठीक है। नॉन कोडेट्स वो होते हैं जिसमें नोटोकोड एब्सेंट होती है। अब यहाँ पर कोडेट्स में आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम
कहां पर देखने को मिलेगा? डोर्सली देखने को मिलेगा, होलो देखने को मिलेगा और सिंगल देखने को मिलेगा। डोर्सल, होलो, सिंगल, डोर्सल, होलो, सिंगल, ये कहां पे देखने को मिलेगा? आपके कोडेट्स में। पर वहीं अगर मैं बात करूं नॉन कोडेट्स की तो उल्टा कर देना, डोर्सल की जगह वेंट्रल, होलो मतलब खाली की जगह सॉलिड, और सिंगल की जगह बेटा ये तो डबल हो गया, तुम रह गए सिंगल, है ना? तो हम तो कोडेड से हम कैसे रह गए? सिंगल रह गए, ऐसे याद रख लेना। क्लियर हुआ? चलिए, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उधर क्या है? डोर्सल, होलो मतलब कि हमारा जीवन पूरा खाली है, एकदम हम सिंगल हैं, है ना? सर एकदम रियलिटी चेक नहीं देते ना ऐसे, चलो कोई बात नहीं। और इधर देखो ये नॉन कोडेट्स, नालायक ये नॉन कोडेट्स, वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल भी है। जलो मत, कोई बात नहीं, होता है। दोनों पॉइंट याद हो गए, आगे चलें। अब यहां पर आपको लिखा है फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। यहां पर आपको लिखा है जो फेरिंग्स होते हैं, दो तरह के फेरिंग्स है, एक तो ओरोफेरिंग्स, एक नेजोफेरिंग्स। तो यहां पर आपको लिखा है कि जो भी कोडेट्स में फेरिंग्स होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं गिल स्लिट से। सर ये गिल तो वो होता है ना एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन जो कि पानी में सांस लेने में मदद करता है। सर एक बात बताओ, हम थोड़ी ना पानी में सांस ले सकते हैं, और हम कोडेट्स हैं तो हमारे अंदर थोड़ी ना है ये। आप एक बात बताइए सर, ह्यूमन क्या है? ह्यूमन कोडेट्स है ना? ठीक है, हम कोडेट्स में आ गए। अब एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि कोडेट में गिल स्लिट होता है। अगर सर अगर हमारे अंदर गिल स्लिट होता तो हम तो पानी में भी सांस ले लेते। अरे बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपके अंदर तो नोटोकोड भी नहीं है ना, नोटोकोड भी रिप्लेस हो गई वर्टिब्रल कॉलम से। वैसे ही आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आपका फेरिंग्स था वो परफोरेटेड था गिल स्लिट से। ठीक है, फिर आपका जो हार्ट है वो वेंट्रल है या डोर्सल है? अरे सर सीधी सी बात है, अगर मेरे को हार्ट बीट चेक करनी होगी, यहाँ हाथ रखूंगा ना, पीछे से थोड़ी ना दिल की धड़कन चेक करूंगा, यहाँ हाथ रखूंगा, धक 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 धक, तो ये वेंट्रल है और पीछे डोर्सल है, तो हमारा हार्ट कैसा होता है? वेंट्रल होता है। उसके बाद पोस्ट एनाल पार्ट, मतलब जिसको बोलते हैं हम टेल, इज प्रेजेंट। सर पोस्ट एनाल पार्ट, टेल, हमारे अंदर कौन सी पूंछ है सर? देखना, अरे बेटा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थी, ठीक है। और कभी कभार बहुत रेयर ऐसा केस हो जाता है कि कोई बच्चा पैदा हुआ जिसको पूंछ आ गई तो सब उसे हनुमान जी कह देते हैं, ठीक है। खैर वो तो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है मेरे लिए, उनका नाम ही काफी है, जोश आ जाता है। जय बजरंग बली। तो देखो बेटा, कोडेट्स में हमने क्या देखा? नोटोकोड प्रेजेंट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डोर्सल, होलो, सिंगल होता है, फेरिंग्स परफोरेटेड होता है गिल स्लिट से, हार्ट वेंट्रल होता है, और एक टेल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पोस्ट एनाल पार्ट, टेल प्रेजेंट होती है। इधर उल्टा कर देना, इधर टेल एब्सेंट होगी, हार्ट यहाँ पर डोर्सल होगा, गिल स्लिट्स यहाँ पर एब्सेंट होंगे, नोटोकोड एब्सेंट होगी, और ये बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। फिर एनसीईआरटी में आपको एक डायग्राम दे रखा है जहां पर आपको बता रखे हैं जो भी कोडेट्स होते हैं, ये जो कोडेट्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं कि कोडेट्स में नोटोकोड आपको दिखा रखी है, कोडेट्स में नर्व कोड आपको दिखा रखी है, कोडेट्स में गिल स्लिट्स आपको दिखा रखे हैं, ये देखो गिल स्लिट्स है ना, ये देखो नोटोकोड, ठीक है। साथ ही साथ पोस्ट एनाल टेल आपको दिखा रखी है, ये देखो। तो ये कोडेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक और एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है, सिर्फ इमेज बता रखी है, देख लो, एससीडिया, ठीक है। क्लियर हुआ? कोडेट्स नॉन कोडेट्स में डिफरेंस क्लियर है? क्लियर है। और कोडेट्स कौन होते हैं? अरे सर बताया तो है, जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है, लास्ट में आता है कोडेट, है ना। ऊपर तो कितने ही फाइलम निकल गए सर, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिलमेंथिस, एस्कलमेंथिस, एनिलेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइंडोमेटा, हेमिकोडेटा, बताओ कितने सारे फाइलम निकल गए। उसके बाद जाके कोडेट्स आया है, तो वो जितने भी निकले ना वो सारे नॉन कोडेट्स थे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला पेज भी हमने क्लियर कर दिया कि जो कोडेटा फाइलम है उसको सब फाइलम में डिवाइड किया गया, यूरोकोडेटा, सिफिलोकोडेटा और वर्टिब्रेट्स। फिर हमने बोला कि यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोकोडेट्स। अभी एक बहुत ही जरूरी बात ध्यान से सुनना कि ये जो यूरोकोडेटा होते हैं, यूरोकोडेटा की अगर मैं बॉडी देखूं, जैसे मान लीजिए यूरोकोडेटा है, तो इसकी जब मैं बॉडी देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि इसकी कवरिंग जो है ट्यूनिसिन की बनी है। किसकी बनी है? ट्यूनिसिन की, ट्यूनिसिन। सर ये सिन से तो कुछ और भी याद आ रहा है, नहीं बेटा ट्यूनिसिन किसकी कवरिंग है? ट्यूनिसिन की। और ट्यूनिसिन एक तरह का स्पेशल शुगर है। क्या है? स्पेशल शुगर। इसीलिए यूरोकोडेटा को कहते हैं ट्यूनिकेटा। क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा। तो यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि यूरोकोडेटा की जो बॉडी होती है वो स्पेशल कवरिंग से बनती है, स्पेशल शुगर से बनती है, जिसका नाम है ट्यूनिसिन। इसीलिए यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा
कहते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? चलिए, तो मैंने आपको बोला ना कि बेटा ट्यूनिस सिन है, वो वाला सिन नहीं है जो तुम समझ रहे हो, तो तुम सैड हो गए। इसके एग्जाम्पल हो गया SAD, सेल्पा, एसिडिया और डोलियोलम। ठीक है, तो और कैसे याद रख सकते हैं सर इसको? ऐसे याद रखो कि जो डोली है, डोली उठ रही है किसी की, है ना, और बस सैड हो जाओ तुम, सीधी सी बात है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं तो अभी मैं ज्यादा ही डबल मीनिंग में पहुंच जाऊंगा। तुम्हें तो याद रखो, सैड हो गए तुम। कैसे हो गए? सैड हो गए तुम। तुम्हें तो एग्जाम्पल याद करवाना मेरा पहला धर्म है। तो तुम सैड हो गए। सैड क्यों हो गए? क्योंकि तुमने ट्यूनिसिन सुना, तुमने वो नहीं सुना जो तुम सुनना चाहते थे, तो तुम सैड हो गए। तो याद रखना एग्जाम्पल, ठीक है? एस्काल्पा, एसिडिया, और एस्किडिया का तो इमेज भी बताया मैंने आपको, देखो ये है। किसमें आते हैं ये यूरोकोडेटा में आते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है सेफेलोकोडेटा। अब सेफेलोकोडेटा में ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, मतलब कि हेड से लेकर टेल तक, हेड से लेकर टेल तक अच्छे से सेगमेंटेड होता है। ये कैसा होता है? सेगमेंटेड, मतलब कि टुकड़ों में बटा हुआ। जैसे आपने अर्थवर्म देखा है ना, उसमें भी सेगमेंट 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 सेगमेंट, इस तरह से सेगमेंट 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 होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो वैसे ये भी क्या होता है? सेगमेंटेड होता है। तो यहाँ पर लिखा है बॉडी शो ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये जो सेगमेंट होते हैं यहाँ पर, इसको कहते हैं मायोटोसोम। क्या कहते हैं? मायोटोम्स, मायोटोम्स, मायोटोम्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी से बाहर का पॉइंट है, पर इतना याद रखना कि यहां पर ट्रू सेगमेंटेशन होते हैं। बॉडी शो ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और उन सेगमेंट को बोलते हैं मायोटोम्स, मायोटोम्स। याद रखना है तो ठीक, नहीं याद रखना तो आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट है, बस लिख दिया है। उसके बाद यहाँ के जो सिफेलोकोडेटा के मेंबर्स होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। वहीं आपने देखा था कि जो यूरोकोडेटा है, यूरोकोडेटा के मेंबर जो होते हैं एक तरह से सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब कि फिक्स्ड। मैंने आपको बोला था ना कि एडल्ट में एक तो नोटोकोड एब्सेंट होती है, दूसरा फीचर मैंने आपको बताया था कि एडल्ट जो होते हैं सेसाइल होते हैं। ठीक है, चलिए, अब वर्टिब्रेट्स तो हम पढ़ेंगे ही सही। जैसे वर्टिब्रेट्स में अलग अलग चैम्बर्स में हार्ट होते हैं। जैसे अगर मैं खुद की बात करूं तो हमारे अंदर 4 चैम्बर हार्ट है, आपको पता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। पर कई जगह 2 चैम्बर हार्ट होता है, मतलब कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल ही होता है बस। कई जगह 3 चैम्बर हार्ट होता है, और कई जगह 4 चैम्बर। 4 चैम्बर में ये मैं आपके सामने खड़ा हूं मेमल, है ना, मेरे पास 4 चैम्बर हार्ट है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, अलग अलग तरह के वर्टिब्रेट्स होते हैं। किसी वर्टिब्रेट्स में 2 चैम्बर हार्ट होता है, किसी वर्टिब्रेट्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है, और किसी वर्टिब्रेट्स में 4 चैम्बर हार्ट होता है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से। जहां पर भी 2 चैम्बर और 3 चैम्बर हार्ट होता है, ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूं, जहां पर भी 2 चैम्बर और 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, वहां पर होम्योस्टेसिस नहीं होता। वहां पर होम्योस्टेसिस नहीं होता। ठीक है सर, जहां पर भी वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूं, वर्टिब्रेट्स में जहां पर 2 चैम्बर 3 चैम्बर हार्ट होता है, वहां पर होम्योस्टेसिस नहीं होता, मतलब कि वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते। मैं एग्जांपल देता हूं। आज मैं यहाँ पर लेक्चर बना रहा हूं, और लेक्चर बनाने के दौरान मैंने 5 पर पंखा चला रखा है। क्यों सर? गर्मी है? गर्मी नहीं है बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उससे मुझे पसीना जनरेट हो रहा है। ठंड बाहर पता है कितनी है? 12 डिग्री, फिर भी मैंने 5 पे पंखा चला रखा है और एसी चला रखा है 24 पे। अपने टेम्परेचर को मैं मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, और अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बाहर गया, बाहर बहुत गर्मी है भाई, 50 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, तो मुझे क्या होगा? बहुत सारा पसीना आएगा, बहुत सारा पसीना आएगा। मतलब मेरी बॉडी मेरा टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। लेट सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं बाहर गया, बाहर बहुत तेज धूप है। ठीक है, बाहर है टेम्परेचर 50 डिग्री। कितना टेम्परेचर है? 50 डिग्री। मेरे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 36.9। हाँ बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। बाहर टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। तो जब मैं बाहर जाऊंगा 50 डिग्री में, ऐसे गर्मी में, तो मेरे को पसीना नहीं आएगा क्या? बहुत पसीना आएगा, बहुत पसीना आएगा। तो मेरी बॉडी पसीना निकाल कर मुझे ठंडा करने की कोशिश कर रही है। क्या करने की कोशिश कर रही है? कूल करने की कोशिश कर रही है, ठंडा करने की कोशिश कर रही है। मेरी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, 37 ही रखने की कोशिश कर रही है। समझ में आया? और अगर जैसे मान लीजिए, ये तो 50 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस,
और बाहर टेम्परेचर 12 डिग्री। अब मैं बाहर गया, बहुत ठंड लग रही, बहुत ठंड लग रही है, मैं क्या करूंगा, कंपनसेट करूंगा, मैं दूजूंगा अच्छे से, है ना, और ऐसे ठंड लगेगी मुझे, ठंड लगेगी, बहुत ठंड लगेगी, ऐसे अपने आप को इस तरह से करूंगा, मैं ठंड लगेगी मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को वार्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, और गर्म करने की कोशिश करके मैं अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोनों ही कंडीशन है, मतलब कि किसी किसी में ही ये एबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सके, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सके, किसी किसी में ये एबिलिटी होती है। और ये कहां पर एबिलिटी देखने को मिलेगी, ह्यूमंस में देखने को मिलेगी, बहुत कम स्पीसीज में देखने को मिलेगी। क्लियर है? ठीक है सर। और इसी को कहते हैं होम्योस्टेसिस। क्या कहते हैं इसको? होम्योस्टेसिस करना, मतलब कि बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखना, जैसे कि टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हैं हम। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जहां पर 2 चैम्बर और 3 चैम्बर हार्ट होंगे वो होम्योस्टेसिस नहीं कर पाएंगे, मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और जहां पर 4 चैम्बर हार्ट होगा, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, ह्यूमंस में होम्योस्टेसिस होती है, मतलब कि ह्यूमंस जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत सारी एटीपी लगती है, और मेरे पास तो बहुत सारी एटीपी है। इतना बड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके सामने खड़ा है ना, जिसके अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम है, तो मैं तो कर ही सकता हूँ नहीं। तो यहाँ पर मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकता हूँ, पर जिसके अंदर 2 चैम्बर 3 चैम्बर हार्ट है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। सर एक बात बताओ कि ये 2 चैम्बर 3 चैम्बर हार्ट वाले अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते तो ये क्या करेंगे पता है? बाहर ठंड होगी ना तो ये बेचारे ठंडे हो जाएंगे, बाहर गर्मी होगी ना तो ये बेचारे गर्म हो जाएंगे। ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये अपना टेम्परेचर खुद से सेट नहीं कर सकते, ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड रहते हैं। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट, अब वर्टिब्रेट्स की बात करें। वर्टिब्रेट्स को भी डिवाइड किया गया है, ये जो वर्टिब्रेट्स आपको दिख रहा है इस वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया है ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जो, किस बेसिस पर, किस आधार पर, किस क्राइटेरिया पर हमने वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया है? जोस के प्रेजेंट और एब्सेंस पे, मतलब कि आपका जबड़ा प्रेजेंट है या नहीं, उस कंडीशन में वर्टिब्रेट्स को दो तरह से हमने डिवाइड किया है। एक होता है एगेंथा, जहां पर ए का मतलब हो गया एब्सेंट, मतलब कि यहां पर जोस एब्सेंट होते हैं, हमारा जो जबड़ा है ये एब्सेंट होता है इस कंडीशन में। ठीक है, इसका एग्जांपल है साइक्लोस्टोमेटा। क्या एग्जांपल है? साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है सर, वर्टिब्रेट्स थे, वर्टिब्रेट्स को प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, जो के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट हो गया आपका एगेंथा, एक पार्ट हो गया आपका नैथोस्टोमेडा। क्या बोलोगे? नैथोस्टोमेडा। ठीक है, याद करने की कोशिश करा रहा हूं, नैथोस्टोमेडा। स्टोमेडा मतलब क्या होता है? एक तरह से पोर होता है, ये माउथ बोल दीजिए, माउथ है ना, माउथ। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो, तो ये जो है और ये माउथ है, जो है माउथ है। ठीक है, तो ये जो जबड़ा है हमारा और हमारा माउथ है, तो इसको क्या बोला? नेथोस्टोमेडा। उधर क्या हो गया? एगेंथा। ए का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट। और कौन सा एग्जाम्पल है आपका? है साइक्लोस्टोमेटा। अब देखो नाम से सुनो, एगेंथा का मतलब जो, एब्सेंट मतलब कि जोलेस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स। साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ। मतलब कि यहाँ पर माउथ तो प्रेजेंट होता है पर इस तरह से सर्कुलर होता है। देखो मैं मुंह बना रहा हूँ, है ना, इस तरह से, तो इस तरह से सर्कुलर होता है, इस तरह से सर्कुलर होता है। मतलब कि यहाँ पर माउथ तो प्रेजेंट है पर जो एब्सेंट है, और जो प्रेजेंट होता है ना वो सर्कुलर होता है इस तरह से, और जो यहाँ पर एब्सेंट होती है। ठीक है सर। सर एक बात बताइए, इनका मुंह ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं ये होते हैं एक्टोपैरासाइट। पैरासाइट का मतलब तो सर वही होता है ना जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। हाँ, पैरासाइट वही होते हैं जो किसी होस्ट पे डिपेंड रहे। अब वो होस्ट कोई ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, फिश हो सकती है, किसी पे भी डिपेंड रहना। ठीक है, तो उसे कहते हैं पैरासाइट। अब जैसे मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं, मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं मतलब कि मैं पैरासाइट हूं। ध्यान से सुनना, मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं, मैं उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा हूं और उसको कमजोर करे जा रहा हूं, उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा हूं और उसको कमजोर करे जा रहा हूं, तो उसको कहते हैं पैरासाइट। जो होस्ट के ऊपर रहता है या होस्ट के अंदर रहता है, सामने वाले को कमजोर करता है और खुद न्यूट्रिशन लेता है, उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पैरासाइट कहते हैं। तो ये एक्टो पैरासाइट होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? एक्टो, दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक
एक्टो एंडो। एक्टो का मतलब बाहर से ही न्यूट्रिशन ले लेगा, एंडो का मतलब अंदर चला जाएगा बॉडी में। तो ये कैसा है, एक्टोपैरासाइट। तो अब ध्यान से देखना, इसका माउथ कैसा होता है, आगे से सर्कुलर माउथ होता है ना, इस तरह से सर्कुलर माउथ होता है। और ये क्या होता है, एक्टोपैरासाइट होता है। मतलब कि कोई फिश जा रही है, जैसे लेट सपोज कोई फिश जा रही है, तो फिश के ऊपर अटैक कर देगा और फिश को इस तरह से ऐसे पप्पी ले लेगा फिश की, ठीक है। मतलब कि फिश के ऊपर ऐसे अटैच हो जाएगा और फिर वहां से न्यूट्रिशन लेगा। देखो किस तरह से लेगा, इस तरह से न्यूट्रिशन लेगा। मतलब कि ये सक करेगा न्यूट्रिशन को, क्या करेगा, न्यूट्रिशन को सक करेगा। क्लियर। चलिए, ये ट्रू फिश नहीं है भाई, इसके जो भी मेंबर है ये ट्रू फिश नहीं है। ये पानी में रहते हैं पर ये ट्रू फिश नहीं है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जहां पर जोस प्रेजेंट है, ये जबड़ा जहां पर प्रेजेंट है, तो जबड़ा प्रेजेंट होने के बाद इसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है पाइसेस। पाइसेस मतलब कि जहां पर फिन्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, फिन्स। वो मछलियों में देखने को मिलता है ना फिन्स, जहां पर फिन्स देखने को मिलते हैं उसको कहते हैं पाइसेस। और जहां पर आपको लिम्स देखने को मिले, ये देखो फोर लिम्स, क्या बोलते हैं इसको, FORE, फोर लिम्स। ये देखो पाँव, हाइंड लिम्स। आजा भाई, आ गया, हाइंड लिम्स। तो ये जो हो गए फोर लिम्स, क्या बोलोगे इनको, फोर लिम्स। हाइंड लिम्स, क्या बोलोगे इनको, हाइंड लिम्स। अब एक बात और, ये जो फोर लिम्स होते हैं ना, ये होता है पैक्टोरल गर्डल। कहां पर, पैक्टोरल गर्डल। और ये जो हाइंड लिम्स होते हैं ना, ये होते हैं पेल्विक गर्डल। कहां पर होते हैं, नीचे, पेल्विक गर्डल, रिप्रोडक्टिव एरिया में। ठीक है। तो टेट्रापोडा, दूसरी क्लास का नाम क्या है, टेट्रापोडा। मतलब कि जिसमें लिम्स होते हैं। तो लिम्स किस किस में होते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मेमल्स, मतलब कि बर्ड्स। रेप्टाइल मतलब कि जो रेंगते हैं, क्रॉलिंग, रेंगने वाले, जैसे सांप रेंगता है ना, रेप्टिलिया है वो भी, रेंगने वाले। तो यहाँ पर स्नेक हो जाएगा। एव्स मतलब बर्ड्स हो जाएगा। मेमल्स मतलब मैं खुद हो जाऊंगा। एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब होता है जो दोनों तरफ रहे, पानी में भी रहता है जो, जमीन पे भी रहता है जो। सर ऐसा कौन है पानी में भी रहता है जमीन पे भी रहता है, अरे मगरमच्छ नहीं देखा क्या। ठीक है। और सर ये फिन्स का क्या काम है, अरे बेटा मछलियों में फिन्स होते हैं तो तैरने के लिए ही होंगे ना, उड़ने के लिए तो नहीं होंगे, क्या काय के लिए होंगे, तैरने के लिए होंगे, है ना। अब यहाँ पर दो तरह की मछली आपको दिखा रखी है और ये दोनों ट्रू फिश है। कैसी फिश है बच्चों, ट्रू फिश। और एक इधर हमने देखी थी साइक्लोस्टोमेटा, ये कैसी थी, ट्रू फिश नहीं थी, ये फॉल्स फिश थी। ये तो बेचारा उल्टा फिश को नुकसान पहुंचाता है, फिश के ऊपर जाता है, अटैच हो जाता है और उससे अपना न्यूट्रिशन को सक कर लेता है। क्या कर लेता है, सक कर लेता है। तो यहां पर दो तरह की फिशेस आपको दिखा रखी है। एक होती है ओस्टी, ओस्टी का मतलब होता है बोन, ओस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन। और एक होता है कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज। तो एक होती है बोनी फिशेस, ओस्टी का मतलब बोन, बोनी फिशेस। एक होती है कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो का मतलब कार्टिलेज, कार्टिलेजनस फिशेस। तो दो तरह की फिशेस यहां पर देखने को मिलेगी, आपकी बोनी फिशेस और आपकी कार्टिलेजनस फिशेस। क्या ये बात आपको क्लियर हुई, स्पाइसेस आपको क्लियर हुए। ठीक है सर, मैं वापस बोल देता हूं। वर्टिब्रेट्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जोस के बेसिस पे दो तरह से डिवाइड किया। एक हो गया एगेंथा, एक हो गया आपका नेथोस्टोमेटा। ठीक है। फिर हमने देखा कि एगेंथा जहां पर जो एब्सेंट होती है, एगेंथा एक ट्रू फिश नहीं है। एगेंथा में माउथ होता है, सर्कुलर होता है, और ये एक तरह का एक्टोपैरासाइट होता है जो कि फिश को नुकसान पहुंचा के अपना न्यूट्रिशन लेता है। दूसरी तरफ हमने देखा नेथोस्टोमेटा जहां पर जोस प्रेजेंट होते हैं। इसको फिर हमने दो क्लास में डिवाइड किया। एक हो गया आपका पाइसेस और एक हो गया आपका टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब कि जिसमें लिम्स होते हैं, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, जैसे कि आपकी एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मेमल्स। और पाइसेस की अगर मैं बात करूं जिसमें फिन्स होते हैं, दो तरह की मछली होती है, एक तो कार्टिलेजनस मतलब कि कॉन्ड्री, कॉन्ड्रो कार्टिलेजनस, और एक होती है ओस्टियो मतलब कि बोनी फिशेस। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपको ये सब पढ़ना है, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप देखोगे साइक्लोस्टोमेटा, फिर आप देखोगे बोनी फिशेस, फिर आप देखोगे कार्टिलेजनस फिशेस, फिर आप देखोगे एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मेमल्स, और खत्म, चैप्टर खत्म। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। सर साइक्लोस्टोमेटा हमें पता है, साइक्लो का मतलब सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब माउथ, तो यहाँ पर सर्कुलर माउथ होगा। सर ये एक तरह का एक्टोपैरासाइट है जो मछली पे जाके ऐसे और न्यूट्रिशन सक करेगा। देखो अभी नहीं, यहाँ पर ऐसे सक करते हुए मैंने दिखाया, तो सक करेगा। ठीक है।
तो देखो यहाँ पर लिखा भी है, साइक्लो का मतलब हो गया सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब हो गया माउथ। यहाँ पर जोज एब्सेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये एक तरह का एक्टोपैरासाइट होता है, फिशेस को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर सक्टोरियल माउथ होता है, जो कि सक करने के काम आता है, न्यूट्रिशन को सक कर लेगा। ठीक है, इसकी बॉडी जो होती है बहुत ही ज्यादा एलोंगेटेड होती है। आप देख सकते हैं इसकी बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा आपको एलोंगेटेड देखने को मिलेगी। ये एक तरह से ईल लाइक होता है। किसकी तरह होता है? ईल लाइक, डबल ई एल, ईल लाइक होता है। मतलब कि एक लंबी मछली की तरह दिखता है, पर स्नेक भी आप अगर आप पानी में देखोगे ना, ऐसा लग रहा है स्नेक जा रहा है। तो ये लॉन्ग होता है, स्नेक की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? स्नेक की तरह। यहां पर अगर मैं बात करूं गिल स्लिट, तो गिल स्लिट यहां पर प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर में मिलेंगे आपको? यहां पर आपको देखने को मिलेंगे 6 से 15 पेयर गिल स्लिट। 6 से 15 पेयर का मतलब है कि 12 से 30 गिल स्लिट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेयर लिखा है, जोड़े में है। ठीक है, उसके बाद अगर गिल स्लिट है तो रेस्पिरेशन होगा ही होगा, रेस्पिरेशन के लिए ही है। क्लियर? ठीक है सर, यहां तक आपकी सारी बातें हमें क्लियर हो गई। सर एक बात बताइए, ये साइक्लोस्टोमेटा को आपने ट्रू फिश क्यों नहीं कहा, इसको आपने फॉल्स फिश क्यों कहा? क्योंकि बेटा जब आप फिश को देखोगे ना, तो फिश में आपको एक तो फिन्स देखने को मिलते हैं, फिन्स देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको कौन से फिन्स दिख रहे हैं बताओ? कोई फिन है क्या? यहाँ पर कोई फिन्स नहीं है। तो जब आप असली मछली देखोगे तो वहां पर इस तरह से आपको फिन्स देखने को मिलेंगे, और ऊपर बॉडी के ऊपर आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ना तो स्केल्स है पूरी तरह से, ना यहाँ पर आपको पेयर्ड फिन्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये ट्रू मछली नहीं है। ठीक है, तो मैं वापस बोल देता हूँ, साइक्लोस्टोमेटा में ना तो आपको स्केल देखने को मिल रहे हैं, ना आपको पेयर्ड फिन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है स्केल और पेयर्ड फिन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम होती है वो कार्टिलेजनस होती है। कैसी होती है? कार्टिलेजनस। यहाँ पर जो सर्कुलेशन होगा वो होगा क्लोज सर्कुलेशन। कैसा सर्कुलेशन? क्लोज्ड सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो ब्लड बहेगा वो टिश्यू को भिगाएगा नहीं, क्लोज्ड बहेगा, किसी वेसल के अंदर, किसी कैपिलरी के अंदर बहेगा। ठीक है, चलिए, क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? क्लियर है। अब इसकी प्यार की कहानी सुनेंगे। प्यार की कहानी मतलब कि स्वानिंग। प्यार की कहानी सर? हाँ, इसकी भी प्यार की कहानी है। देखो, मैं थोड़ी देर के लिए बन जाता हूँ साइक्लोस्टोमेटा। सर तब से तो आप ही ऐसे मुंह करके घूम रहे हो, तो हमें तो आप ही साइक्लोस्टोमेटा लग रहे हो। थोड़ी देर के लिए मैं क्या हूँ? साइक्लोस्टोमेटा। क्या मैं ट्रू फिश हूँ? नहीं सर, आप तो फॉल्स फिश हो, क्योंकि नहीं तो आपके अंदर पेयर्ड फिन्स है, ना ही आपके अंदर इस तरह से ये स्किल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं फॉल्स फिश हूँ, कोई बात नहीं। क्या मैं एक्टोपैरासाइट हूँ? हाँ, आप एक्टोपैरासाइट हो। ठीक है, अब मैं जो हूँ साइक्लोस्टोमेटा, मेरी प्यार की कहानी सुनो। सुनाओ सर। मेरी प्यार की कहानी की प्रोसेस का नाम है स्वानिंग। क्या कहते हो? स्वानिंग। चलो, प्यार की कहानी में कुछ ऐसा होता है कि मैं जो साइक्लोस्टोमेटा हूँ, मैं मेरीन वाटर में रहता हूँ। कहाँ पर रहता हूँ? मेरीन वाटर में, खारे पानी में रहता हूँ, समुद्र पानी में रहता हूँ, मेरीन वाटर में रहता हूँ। जब कभी मुझे लगता है कि यार अब मुझे बच्चे कर लेने चाहिए, है ना, मैं फ्रेश वाटर में चला जाता हूँ। कहाँ चला जाता हूँ? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में चला जाता हूँ। फ्रेश वाटर में आ गया मैं, और फ्रेश वाटर में आकर मेल पार्ट भी आ जाता है फ्रेश वाटर में, फीमेल भी आ जाती है फ्रेश वाटर में, और यहाँ पर ये गैमेट रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? गैमेट्स रिलीज करते हैं। सर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट? हाँ, वही गैमेट रिलीज करते हैं। तो ध्यान रखना, पेन का रख दिया मैंने मेरे प्यार की कहानी के चक्कर में। अरे हाँ, शाबाश। तो देखो बेटा, ये जो प्रोसेस है, शुरू में क्या था कि ये जो साइक्लोस्टोमेटा था, ये साइक्लोस्टोमेटा शुरू में मेरीन वाटर में रहता था। कहाँ पे रहता था? मेरीन वाटर में। पर जब इसको स्वेनिंग करनी होती है, मतलब कि जब इसको गैमेट रिलीज, इसका मतलब क्या होता है? गैमेट को रिलीज करना। तो जब इसको गैमेट को रिलीज करना होता है, जब ये चला जाता है फ्रेश वाटर में। कहाँ पे चला जाता है? फ्रेश वाटर में। ठीक है सर, आप साइक्लोस्टोमेटा हो, आपकी प्यार की कहानी कुछ इस तरह से है। जनरली तो आप खारे पानी में रहते हो, पर जब आपको स्वेनिंग करनी होती है, मतलब कि आपको गैमेट रिलीज करने होते हैं, तो आप चले जाते हो फ्रेश वाटर में, साफ पानी में, है ना, बिना सोल्टी पानी में। आप फ्रेश वाटर में चले गए, यहाँ पर आप मेल हो, आपने मेल गैमेट रिलीज कर दिया, कोई फीमेल आई, उसने फीमेल गैमेट रिलीज कर दिया। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पर बना लार्वा। अच्छा, लार्वा बन रहा है, मतलब कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। कैसा डेवलपमेंट होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। सर एक बात बताओ, आप खारे पानी में थे, मरीन वाटर में थे, फिर आप फ्रेश वाटर में गए, आपने गैमेट रिलीज कर दिए, फिर मैं थोड़े दिन में वहीं मर जाऊंगा।
इसलिए मैं कह रहा हूँ प्यार की कहानी, क्योंकि प्यार में मौत ही है। ठीक है, मैं थोड़े दिन में वहां जाके मर जाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा भी है एडल्ट, मैं एडल्ट ही तो था, एडल्ट डाई इन फ्रेश वाटर आफ्टर स्वेनिंग, मतलब कि जैसे ही मैं गेमेट रिलीज करूंगा थोड़े दिनों बाद, विद इन अ फ्यू डेज, मैं वहीं पे मरना पसंद करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजाति आगे बढ़ा ली, अब मैं सुख चैन से मर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैंने फ्रेश वाटर में आके गेमेट रिलीज करे, ये गेमेट में फ्यूजन हुआ, लार्वा बना, अब लार्वा से एडल्ट बन रहा है, लार्वा से एडल्ट बन रहा है, और लार्वा से एडल्ट बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बताओ फटाफट। मेटामॉर्फोसिस कहते हैं क्या? और जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? एडल्ट को मेटामॉर्फ, क्या कहेंगे? मेटामॉर्फ। तो अगर कोई आपसे पूछे गेमेट कहां पर रिलीज होता है? फ्रेश वाटर में। कहां पर रिलीज होता है? फ्रेश वाटर में। लार्वा कहां पर बनता है? फ्रेश वाटर में। एडल्ट का कन्वर्जन कहां पर होता है? फ्रेश वाटर में। और एडल्ट बनने के बाद वो चला जाता है वापस मैरीन वाटर में, और जब उसे गेमेट रिलीज करना होगा वो वापस यही काम करेगा। क्या आपको मेरी कही हुई बात क्लियर? क्लियर? कोई बात नहीं बेटा, हमारी प्यार की कहानी नहीं सही, साइक्लोस्टोमेटा की तो हमने पढ़ी, कितनी दर्दनाक कहानी थी, बेचारी अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने गया और वहीं फ्रेश वाटर में गेमेट्स रिलीज करने के बाद खत्म हो गया। क्या बात है, तालियां साइक्लोस्टोमेटा के लिए। नेक्स्ट है आपका कार्टिलेजनस फिश और बोनी फिश। जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर स्टीओ आ रहा है मतलब कि बोन से रिलेटेड है, वहां पर कॉन्ड्रो आ रहा है मतलब कि कार्टिलेज से रिलेटेड है। अब ध्यान से इनमें डिफरेंस सुनना, ये है कार्टिलेजनस फिश, वो है बोनी फिश। ठीक है, ये तो आपको नाम से पता लग जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसकी हैबिटाट देखूं कि ये कहां पर देखने को मिलता है, तो मोस्टली ये मेरीन हैबिटेट में देखने को मिलता है, समुद्र के पानी में, खारे पानी में मोस्टली आपको देखने को मिलेगी। कौन? कार्टिलेजनस फिश। ठीक है, और रेयरली आपको देखने को मिलेगी फ्रेश वाटर में, क्योंकि यहां पर लिखा है मोस्टली। यहां पर मैंने ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ और सिर्फ, यहां पर मैंने एक्सक्लूसिव नहीं लिखा, यहां पर मैंने मोस्टली लिखा है, मतलब ज्यादातर ये मेरीन वाटर में होते हैं, पर कुछ तो यहां पर फ्रेश वाटर में भी होंगे। और उधर की अगर मैं बात करूं, आपकी बोनी फिशेस जो होती है, ये दोनों ही ट्रू फिश है। आपकी जो बोनी फिशेस होती है वो दोनों जगह रह सकती है, फ्रेश वाटर में भी मिलती है और मेरीन वाटर में भी मिलती है। पर जो कार्टिलेजनस फिश है वो ज्यादातर कहां पर मिलेगी? मेरीन वाटर में मिलेगी। कार्टिलेजनस फिश का जो एंडोस्केलेटन होता है, जो एंडोस्केलेटल होता है, अंदर का जो स्केलेटल होता है वो कार्टिलेजनस होता है, कार्टिलेज का बना होता है। नाम से पता लग रहा कार्टिलेजनस फिश है, तो एंडोस्केलेटन किसका बनेगा? कार्टिलेज का बनेगा। और इधर देखो बोनी फिश है, तो एंडोस्केलेटन किसका बनेगा? बोन्स का बनेगा। बहुत सिंपल। अब दोनों में एक वर्ड लिखा है स्ट्रीमलाइन, मतलब इनकी बॉडी कुछ इस तरह से होती है कि पानी को चीरते हुए आगे बढ़ेगी, तैरेगी ना ये, तो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ेगी। इनकी बॉडी कुछ इस तरह से होती है। ठीक है सर, हैबिटाट क्लियर हो गया। ये मोस्टली मराइन, ये दोनों फ्रेश वाटर मेरीन वाटर। उसकी बॉडी एंडोस्केलेटर कार्टिलेज का बना है, इसका बोन्स का बना है, दोनों ही स्ट्रीमलाइंड है, दोनों ही पानी को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे, तैरते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर माउथ की लोकेशन देखो, यहाँ पर जो माउथ होता है वो इस तरह से होता है। देखो थोड़ा सा आपको हम कह सकते हैं वेंट्रली देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। ये तो मेरा सीधा माउथ है, एकदम सीधा, एकदम सीधा आप मेरे को देख रहे हो। तो ये जो एकदम सीधा है, अगर मछली तैर रही है ऐसे, ऐसे तैर रही है, ऐसे तैर रही है, ऐसे तैर रही है, तो ये सीधा माउथ, एकदम सीधा, एकदम सीधा माउथ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा आपको बोनी फिशेज में। मतलब कि जो माउथ होगा वो यूजुअली टर्मिनल माउथ होगा, एकदम बीचों बीच होगा, एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच। पर अगर मैं बात करूं कार्टिलेजनस फिश की, तो यहाँ पर जो माउथ है वो इस तरह से थोड़ा सा झुका हुआ है, इस तरह से, और यहाँ पे दो दांत निकले हुए हैं इस तरह से। ठीक है, कोई भी आया ऐसे खा जाएगा, ये प्रिडेशन कर लेगा। तो यहाँ पे झुका हुआ है और दो दांत निकले हुए हैं यहाँ से। ठीक है, देखो वेंट्रल माउथ है और ये प्रिडेशन के लिए है, किसी को शिकार करने के लिए, मार के खाने के लिए है। क्लियर? और यहाँ पर बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ है, मतलब कि पीछे की तरफ इस तरह से टीथ है। ठीक है, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ है। अब ये जो टीथ है बहुत ही हार्ड होते हैं, इसका जो जबड़ा होता है, इसका जो माउथ होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि वो प्रिडेशन का काम करता है। किसी को मारना ऐसा ही थोड़ी ना है। मान लो इसको किसी समुद्री जानवर को मारना है, इसका जो जबड़ा है बहुत हार्ड होता है, इसके जो दांत है वो भी बहुत हार्ड होते हैं। तो है ना, इस तरह से वेंट्रली माउथ है, माउथ थोड़ा नीचे से है, इस तरह से दांत निकले हुए हैं, ये दांत निकले हुए हैं और माउथ थोड़ा नीचे, ऐसे करके शिकार कर लेता है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छे से शिकार करता है ये। तो यहाँ पर लिखा भी है टीथ जो बने हैं यहाँ पर वो प्लेकोइड सेक के मॉडिफिकेशन से बने हैं। अब ये प्लेकोइड सेक क्या है? मतलब कि आपका स्केल,
इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। स्केल, देखो स्किन जो होती है इसकी, अगर मैं कार्टिलेजिनस फिश की बात करूं, जो इसकी स्किन होती है वो टफ होती है। कैसी होती है? टफ होती है, क्योंकि यहाँ पर प्लेकोइड स्केल बने हैं। क्या मिलते हैं? प्लेकोइड स्केल। स्किन इसकी टफ होती है क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? प्लेकोइड स्केल देखने को मिलते हैं। और यही प्लेकोइड स्केल के मॉडिफिकेशन से टीथ बनते हैं। स्किन कैसी होती है सर? टफ होती है। टफ क्यों होती है? क्योंकि प्लेकोइड स्केल देखने को मिलते हैं, और इन्हीं प्लेकोइड स्केल की वजह से स्किन टफ होती है। अब ये प्लेकोइड स्केल अगर मॉडिफिकेशन करके टीथ बनाएंगे तो वो भी हार्ड होंगे, टफ होंगे, इसलिए वो प्रिडेशन के काम आते हैं। और इनका जो जबड़ा होता है वो भी बहुत ही पावरफुल होता है ताकि ये प्रिडेशन कर सके। और इसकी स्किन टफ होती है, क्यों? क्योंकि प्लेकोइड स्केल है। और इसके टीथ भी टफ होते हैं, क्यों? क्योंकि प्लेकोइड स्केल से मॉडिफिकेशन से ही बने हैं। क्लियर? चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर माउथ कैसा होता है? टर्मिनल माउथ होता है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, फिर नोटोकोड की बात करें। नोटोकोड यहाँ पर बरकरार रहेगी। क्या रहेगी? बरकरार रहेगी। पर यहाँ पर नोटोकोड जो है बाद में डिसअपियर हो जाती है। चलिए, ओपरक्यूलम मतलब कि गिल कवर। ओपरक्यूलम मतलब कि गिल कवर। तो यहाँ पर पहले तो गिल देखते कितने होते हैं? 4 से 7 पेयर। पेयर में लिखा है बेटा, तो 4 का डबल हो गया 8 और 7 का हो गया 14। इतना ही हुआ ना? मेरी मैथ कमजोर है थोड़ी। इतने गिल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर गिल कवर मतलब कि ओपरक्यूलम एब्सेंट होता है। ठीक है सर, गिल्स प्रेजेंट है पर गिल के ऊपर जो कवरिंग है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पर कितने गिल्स प्रेजेंट होते हैं? 4 से 7 पेयर, मतलब कि 8 से 14 गिल्स होते हैं। और यहाँ पर गिल कवर मतलब कि ओपरक्यूलम जो होता है एब्सेंट होता है। किसमें? कार्टिलेजिनस फिश में। उधर देखो, यहाँ पर सिर्फ 4 पेयर गिल्स मिलेंगे और यहाँ पर ओपरक्यूलम प्रेजेंट है, मतलब कि गिल कवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जैसे ये गिल्स हैं जो कि रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अब इस गिल्स के ऊपर कवरिंग किसी में है, किसी में नहीं है। किसमें नहीं है? ये देखो, आप यहाँ पे लिखा है गिल कवर एब्सेंट, तो कार्टिलेजिनस में नहीं है। और किसमें है? बोनी फिशेस में है। ठीक है, इधर 4 से 7 पेयर गिल्स है, उधर 4 पेयर ही गिल्स है। क्लियर? अब इसकी स्किन टफ है और बनी किसकी है? प्लेकोइड स्केल की। तो यहाँ पर जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है साइक्लोइड और टिनोइड स्केल से। किससे? साइक्लोइड और टिनोइड। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बोनी फिशेस की जो जो भी फिशेस है उनकी स्किन किससे कवर्ड होती है, तो वो होती है साइक्लोइड और टिनोइड स्केल। और वहीं अगर मैं बोलूं कार्टिलेजिनस में, तो आप बोलोगे प्लेकोइड स्केल। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ स्विमिंग पूल कौन कौन गया है। सर मैं तो गया हूँ। अच्छा, स्विमिंग पूल में जब आपको स्विमिंग नहीं आती थी तब इस तरह से ट्यूब देते थे ना आपको, इस तरह से ट्यूब देते थे कि हाँ भाई आप डूबो नहीं, ऐसे खड़े रहो। खड़े रहो तो भी नहीं डूबोगे, है ना? और जो प्रो रहता है वो तो तैरता रहता है, वो तो तैरता रहता है। पर जिसको तैरना नहीं आता, जो नया नया जाता है, उसको क्या देते हैं? इस तरह से ट्यूब देते हैं कि भाई पहन लो ताकि आप डूबोगे नहीं। ठीक है, तो अगर कार्टिलेजिनस फिश की मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसी भी किसी भी तरह की स्विम ब्लैडर नहीं होती। मतलब इसको तैरना ही पड़ेगा, यहाँ पर इसको तैरना ही पड़ेगा, इसको तैरते रहना पड़ेगा। अगर ये खड़ी रही तो डूबती जाएगी, इसको तैरते रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी स्विम ब्लैडर नहीं होता है, इसको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। पर अगर मैं बात करूं बोनी फिशेस की, तो बोनी फिशेस में एक स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। स्विम ब्लैडर प्रेजेंट मस्त, कोई तैरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं भी तैरूंगा तो भी मैं डूबूंगा थोड़ी ना, मस्त प्रेजेंट है। तो स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है किसमें? आपकी बोनी फिशेस में। तो उनको लिखा हुआ है नो नीड ऑफ कांस्टेंट स्विमिंग, कोई कांस्टेंट स्विमिंग की जरूरत नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कांस्टेंट स्विमिंग की जरूरत किसको है? कार्टिलेजिनस फिश को। किसको नहीं है? बोनी फिश को। क्यों नहीं है बोनी फिश को कॉन्स्टेंटली स्विम की जरूरत? क्योंकि यहाँ पर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि यहाँ पर 2 चैम्बर हार्ट होता है, यहाँ पर भी 2 चैम्बर हार्ट होता है। 2 चैम्बर कौन कौन से होते हैं? एक होता है एट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल। यहाँ पर भी एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। एट्रियम बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए ऑरिकल। क्या बोल सकते हैं? ऑरिकल। चलिए, यहाँ पर आपको एक वर्ड दे रखा है, वो वर्ड है पोई किलो थर्मल। तो क्या बोले आप बेटा? पोई किलो थर्मल। याद करो, पोई 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 किलो, और थर्मल तो याद ही है, और किलो भी याद ही है। किलो कितना किलो है ना? किलो। तो इसका मतलब क्या होता है पोई किलो थर्मल का? मैंने आपको बोला था ना कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि अपना टेम्परेचर मेंटेन कर ही नहीं सकते।
अगर बाहर गर्मी है तो वो बेचारे गर्म हो जाएंगे, अगर बाहर सर्दी है तो वो बेचारे ठंडे हो जाएंगे। वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, खुद से मैनेज नहीं कर सकते। तो ऐसे वर्टिब्रेट जो अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से मैनेज मेंटेन नहीं कर सकते, जो एनवायरमेंट के भरोसे होते हैं, उस तरह के वर्टिब्रेट्स को कहते हैं पोइकिलोथर्मल। अब अगर मैं बोलूं पोइकिलोथर्मल तो आपको याद आना चाहिए कि ऐसे वर्टिब्रेट जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकते। तो दोनों ही कैसे होते हैं? पोइकिलोथर्मल पोइकिलोथर्मल। दोनों में हार्ट कैसा होता है? दो चैम्बर हार्ट, दो चैम्बर हार्ट, मतलब कि एक एट्रियम या ओरिकल, या फिर साथ में क्या होगा? वेंट्रिकल। एट्रियम या ओरिकल बोल दिया, साथ में क्या होगा? वेंट्रिकल। इधर भी एट्रियम या ओरिकल, साथ में क्या होगा? वेंट्रिकल। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब अगर कार्टिलेजनस फिश की बात करें, ये सारे पॉइंट्स याद हो गए कार्टिलेजनस और बोनी में। आगे देखो और भी डिफरेंसेस हैं। कार्टिलेजनस फिश में एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं टॉर्पेडो। आपने सुना होगा ना कि यार ये मछली तो करंट मारती है भाई। टॉर्पेडो होता है। क्या होता है? टॉर्पेडो। टॉर्पेडो एक तरह का क्या है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। ठीक है। फिर आपकी कार्टिलेजनस फिश में एक स्टिंग रे भी होता है। स्टिंग रे क्या होता है? स्टिंग रे बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए ट्राइगन। एक पॉइजनस स्टिंग होती है, जैसे इसको लगता है कि ये खतरे में, ये चुबा देती है, इस तरह से पॉइजनस स्टिंग चुबा देती है और सामने वाले में जहर फैल जाता है। तो यहाँ पर एक तो होता है टॉर्पेडो, एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है कार्टिलेजनस फिश में। झटका मार रही है भाई, ये तो करंट मार रही है, झटके मार रही है। ठीक है। और साथ में ट्राइगन मतलब कि स्टिंग रे, पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट होती है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? चलिए, उधर ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए ब्लैंक रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका सेक्सेस। यहाँ पर जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। मेल अलग है, फीमेल अलग है। सेपरेट है मतलब कि डायोशियस है। कैसा है? डायोशियस। सेपरेट है मतलब कि यूनिसेक्सुअल है। कैसा है? यूनिसेक्सुअल। क्लियर? अब एक बात और, मेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रख लो, फीमेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से, और मेल इस तरह से। क्लियर? तो यहां पर आपको मेल लिखा हुआ है, दिस इज मेल। और मेल के पेल्विक एरिया की बात हो रही है। सर ये तो पेक्टोरल गर्डल था। पेल्विक एरिया मतलब रिप्रोडक्टिव एरिया। हाँ, रिप्रोडक्टिव एरिया। तो जो मेल है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव एरिया है, वहां पर फिन्स तो हैं। फिन्स के साथ एक और स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं क्लेस्पर। क्या होता है? क्लेस्पर। तो जो मेल फिश है, जो मेल कार्टिलेजनस फिश है, उसका जो पेल्विक एरिया, रिप्रोडक्टिव एरिया में देखूंगा तो वहां पर फिन्स के साथ साथ एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलेगी जिसको कहते हैं क्लेस्पर। और ये स्ट्रक्चर पता है क्या करती है? फीमेल को होल्ड करने की कोशिश करती है, होल्ड करके रखती है। ड्यूरिंग इनका जो भी रिप्रोडक्शन चलता है उस टाइम होल्ड करने के लिए क्या काम आता है? क्लेस्पर। ठीक है। पर अगर बोनी फिशेस की बात करूं तो यहां पर बेचारे में कोई भी क्लेस्पर नहीं होता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल है, वहां पर एक्सटर्नल है। अब अगर बात करें तो ये विविपेरस है। विविपेरस का मतलब क्या होता है? जो सीधा एडल्ट को बोर्न करे, मतलब कि यहाँ पर कोई अंडा वगैरह नहीं बनेगा। और ओविपेरस, नाम ही अंडे जैसा शुरू हो रहा है, देखो। ओविपेरस ओवेल शेप का होता है ना, ओविपेरस मतलब कि अंडे देने वाला। तो ये जो बोनी फिश होती है ये ओविपेरस होती है। और कार्टिलेजनस फिश जो होती है वो कैसी होती है? विविपेरस होती है। यहाँ पर डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पर डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ये सारी चीज आपको पता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? ओविपेरस विविपेरस मैंने आपको बता दिया। सारे डिफरेंसेस क्लियर है कार्टिलेजनस फिश और बोनी फिशेस में। तो अब एग्जांपल देखो। कार्टिलेजनस फिश का एग्जांपल है स्कोलियोडॉन। ऐसे याद रखो, एक डॉन है, और वो डॉन है तो उसके घर में डॉग तो होगा ही सही, है ना? देखा होगा बड़े बड़े डॉनों के घर में डॉग ऐसे घूमते रहते हैं ना, अलग अलग तरह की स्पीसीज होती है डॉग की। तो याद रखना स्कोलियोडॉन, डॉग फिश कहते हैं इसको। फिर प्रिस्टिस। अब प्रिस्ट का मतलब आपको पता है ना, पुजारी वगैरह जो रिलीजियस से जुड़े हुए लोग रहते हैं। मैं भी हूँ लोग क्या रहते हैं। तो प्रिस्टिस, ऐसे प्रिस्ट से याद रखो, पुजारी से याद रखो। ऐसे याद रखो, पुजारी ने 100 फिश मतलब कि मछली देखी, देखो देखो 100 करो, सी 100 है ना, तो 100 फिश ऐसे याद रखना है। तो प्रिस्टिस 100 फिश, स्कोलियोडॉन डॉग फिश। फिर देखो कैसे याद रखोगे। आप बोलो या तो कार या फिर आप बोलो कैर कारडोन, है ना? तो कार से याद रखो, कार में 4 डोन है। क्या बोलोगे आप? कार में कितने डोन है? कार में 4 डोन है। और वो देखने जा रहे हैं ग्रेट व्हाइट शार्क को। किसको देखने जा रहे हैं? ग्रेट व्हाइट शार्क को। ठीक है सर।
कार में 4 डोन है और चारों डोन मिलके देखने जा रहे हैं द ग्रेट व्हाइट शार्क। एक और एग्जांपल याद हो गया। फिर ट्राइगन, ट्राइगन तो आपको याद ही है, स्टिंग रे जिसमें पॉइजनस स्टिंग होती है, याद हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ बोनी फिश की तरफ। किसकी तरफ? बोनी फिश की तरफ। तीन तरह से आपको दिखा रखी है। एक तो होती है मैरीन जो कि खारे पानी में रहती है, समुद्र पानी में। एक होती है जो फ्रेश वाटर में रहती है। एक होती है जो एक्वेरियम में हम रखते हैं, है ना, एक्वेरियम में रहती है। तो एक्वेरियम की याद करते हैं सबसे पहले। एक्वेरियम किसे याद रखोगे बेटा? फाइट मत करो यार बेटा, लड़ो मत। ये मॉडर्न डैड है ना, जेनजी से भी आगे आने वाली जनरेशन में जब डैड होंगे ना तो ऐसे ही होंगे। बेटा लड़ाई मत करो, पेट्रोल डलवाओ और अपने एंजल को घुमाने लेके जाओ। क्या बात है ऐसे पापा? अगर मैं ऐसी बात बोल दूं अभी लेक्चर के बाहर बाहर जाके, लेदर बेल्ट मिलेगा, ठीक है। आज भी ये हालत है। तो इधर देखो आप, तो कैसे याद रखोगे बेटा? फाइट मत करो यार बेटा, फाइट मत करो, पेट्रोल डलवाओ और अपने एंजल को ले जाओ, घुमा के आओ, मूड सही हो जाएगा। हाँ, याद हो जाएगा। तो ये सारी फिशेस जो है एक्वेरियम में मिलेगी। फिर फ्रेश वाटर की बात करें कतला, केटला, जैसा आपको बोलना है, केटला, ठीक है, केटला। फिर लेबियो, रोहू, लेबियो, रोहू। फिर है क्लैरियस, मगर बोल लीजिए, है ना, क्लियर। फिर आते हैं मेरीन में। मेरीन में क्या है बेटा? फ्लाइंग फिश। सर उड़ती है क्या? अरे नहीं, फ्लाइंग फिश। अब देखो ऐसे याद रखो, फ्लाइंग चली गई, एग्जिट हो गई, उड़ के चली गई, पापा की जो जो भी थी वो उड़ के चली गई, ठीक है, फ्लाइंग, एक्सो। फिर आ गया हिप्पोकैम्पस। क्या आ गया? हिप्पोकैम्पस। इसको कहते हैं सी हॉर्स। क्या कहते हैं बच्चों? सी हॉर्स। तो क्या सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। थोड़ी बहुत ट्रिक समझ में आई होगी ना? बिल्कुल आई है। चलिए, ये एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। सबसे पहला ये है डॉग फिश, स्कोलियोडॉन। फिर ये जो पुजारी ने वो मछली देखी थी ना, सो फिश, प्रिस्टिस सो फिश, ठीक है। फिर इधर देखो हिप्पोकैम्पस, ये देखो हिप्पोकैम्पस देखा था ना, सी हॉर्स, ये देखो सी हॉर्स ही है ये पूरा। फिर दूसरा देखो कतला, केटला, ये देखो केटला देखा था आपने, फ्रेश वाटर वाला। तो ध्यान रखना, मेरीन में है सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में है केटला, और ये एक्वेरियम में बेटा लड़ो मत और ये एंजल को घुमाने ले जाओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब एम्फीबिया को। किसको देखेंगे? एम्फीबिया। किसको देखेंगे? एम्फीबिया। तो एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल। एम्फी का मतलब क्या होता है? ड्यूअल। मतलब कि जो दोनों जगह रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम एम्फीबिया। क्या कहते हैं हम? एम्फीबिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एम्फीबियन पजेस टू पेयर ऑफ लिम्ब। अगर मैं ज्यादातर एम्फीबिया को देखूंगा तो ज्यादातर एम्फीबिया में टू पेयर लिम्स होते हैं। टू पेयर का मतलब 4 लिम्स, ये 2 आगे 2 पीछे, ये देखो 1 2, एक इधर है 3, ये 4। तो मतलब ज्यादातर जब मैं एम्फीबिया को देखूंगा तो ज्यादातर एम्फीबिया में मुझे क्या देखने को मिलेंगे? टू पेयर लिम्स। और अगर मैं नंबरिंग बात करूं तो 4 हो गई, 2 पेयर है तो 4 हो गया, ठीक है, 4 लिम्स। पर कोई ऐसा एम्फीबिया भी होता है जो लिम्बलेस होता है, जिसके अंदर लिम्ब ही नहीं होते, ये लिम्स ही नहीं होते। वो कौन होता है? वो होता है इक्टियो इक्टियोफिस, ठीक है, इक्टियोफिस। ठीक है सर, याद हो गया। ज्यादातर एम्फीबिया जो होते हैं उसमें 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है, मतलब कि 4 लिम्स होते हैं। मतलब ऐसा एक एम्फीबिया भी है जिसमें लिम्स ही नहीं है, लिम्बलेस एम्फीबियन है, इसका नाम है इक्टियोफिस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बोलूं ऑल एम्फीबिया हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल एम्फीबिया हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स बट एक्सेप्ट इक्टियोफिस जो लिम्बलेस होता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। बॉडी यहाँ पर डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में, हेड और ट्रंक। बॉडी यहाँ पर कितने में डिवाइड होती है? हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है। टेल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। देखो एम्फीबिया में टेल या तो प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको सामने दिखा देता हूँ, एग्जांपल मैं आपको सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पर टेल है, बिल्कुल है सर, टेल है। यहाँ पर टेल नहीं है, नहीं है सर। तो टेल हो भी सकती है, टेल नहीं भी हो सकती। टेल होने का एग्जांपल है सैलेमेंडर। क्या एग्जांपल है टेल होने का? सैलेमेंडर। टेल नहीं होने का एग्जांपल है फ्रॉग। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? एम्फीबिया का मतलब होता है कि जो दोनों जगह रहे, लैंड पर भी रहे, वाटर पे भी रहे।
मोस्ट एम्फीबिया जो होते हैं जहाँ पर 2 पेयर ऑफ लिम्स होती है, मतलब कि टोटल 4 लिम्स होते हैं, पर ऐसे कुछ एम्फीबिया होते हैं जिसमें लिम्स ही नहीं होती, जो लिम्बलेस होते हैं। इसका नाम है इक्थियोफाइस या इक्थियोफिस। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका कि बॉडी जो है यहाँ पर डिवाइडेड होती है हेड में और ट्रंक में। किसी किसी में टेल होती है, किसी किसी में नहीं होती। जिसमें टेल होती है जैसे सेलेमेंडर, जिसमें टेल नहीं होती जैसे कि फ्रॉग। स्किन यहाँ पर मॉइस्ट होती है। कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। ग्लैंड्यूलर होती है। कैसी होती है? ग्लैंड्यूलर होती है। और यहाँ पर आपको किसी भी तरह के स्केल्स देखने को नहीं मिलते। इस तरह से स्केल दिखाते हैं ना मैंने फिश में, किसी भी तरह के यहाँ पे कोई भी स्केल देखने को नहीं मिलते। तो यहाँ पर जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट होती है एकदम, है ना। ग्लैंड्यूलर होती है और विदाउट स्केल होती है। मॉइस्ट ग्लैंडुलर विदाउट स्केल, मॉइस्ट ग्लैंडुलर विदाउट स्केल। यहाँ पर आईलिड्स होते हैं। ये आंखों की पलकें आ गई, यहाँ पर पलकें आ गई, है ना। यहाँ पर क्या होती है? आईलिड्स होती है। ये देखो पलकें हैं, यहाँ पर आईलिड्स होती है। अगर मैं इनके कान की बात करूं तो यहाँ पर कान के नाम पे दे रखा है टिम्पेनम। क्या होता है? टिम्पेनम। ये जो अंदर है ना हमारे टिम्पेनम, वो होता है इनके पास। ये एक्सटर्नल पिन्ना नहीं होता, ये सिर्फ हमारा कैरेक्टर है, मेमल्स का कैरेक्टर है। हम में है ये एक्सटर्नल पिन्ना। किसमें? हम में। ह्यूमंस में एक्सटर्नल पिन्ना, मेमल्स में एक्सटर्नल पिन्ना। ठीक है, यहाँ पर अगर ईयर की बात करें तो देखो कोई ऐसे बड़े बड़े कान थोड़ी नहीं दिख रहे आपको, कोई बड़े बड़े कान थोड़ी नहीं दिख रहे हैं। कान के नाम पर यहाँ पर सिर्फ क्या होती है? टिम्पेनम होती है। क्या होती है? टिम्पेनम। अब यहाँ पर एक कॉमन कैविटी, कॉमन चैम्बर हम कह सकते हैं मिलता है देखने को, जिसको हम कहते हैं क्लोएका। क्या कहते हैं? क्लोएका। तो यहाँ पर आपको एक कॉमन चैम्बर देखने को मिलता है जिसको कहते हैं क्लोएका। अब इसको कॉमन क्यों बोला? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल का जो भी मटेरियल है वो इसमें आएगा, यूरिनरी सिस्टम का जो भी वेस्ट है वो भी इसमें आएगा, और रिप्रोडक्टिव डक्ट से जो भी गैमेट है वो भी इसमें आएंगे। तो एक कॉमन चैम्बर में ये तीनों चीजें ओपन होती है और उस कॉमन चैम्बर का नाम होता है क्लोएका, और ये बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं फिर। ठीक है सर, आपका एलिमेंट्री कैनाल देखो, ध्यान से देखो, ये है क्लोएका। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिक्रेशन और गैमेट्स तीनों इसी से निकलते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो क्लोएका एक तरह का कॉमन चैम्बर है जहां पर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट का जो भी एक्सक्रीशन है और रिप्रोडक्टिव डक्ट से जो भी गैमेट आ रहे हैं वो एक कॉमन चैम्बर जिसका नाम है क्लोएका, उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। क्लियर? क्लियर है। अब एम्फीबिया में रेस्पिरेशन कैसे होगा? एम्फीबिया जब लार्वा स्टेज में होगा तब उसके पास होंगे गिल्स। एम्फीबिया अगर एडल्ट स्टेज में है तो उसके पास होंगे लंग्स। और एम्फीबिया जो है स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है, और स्किन से रेस्पिरेशन करने को कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो गिल्स से होगा लार्वा स्टेज में, लंग्स से होगा एडल्ट, और स्किन में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर? यहां पर हार्ट जो है 3 चैम्बर है। सर आपने बोला था कि 2 चैम्बर हार्ट हो और 3 चैम्बर हार्ट हो, मतलब कि ये वही है किलोथर्मल वाले, है ना। वही किलोथर्मल वाले, मतलब कि यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, जैसा बाहर एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वैसे ही इनका टेम्परेचर रहेगा। और अगर ये 3 चैम्बर हार्ट है तो यहाँ पर 2 तो ओरिकल है, ओरिकल मतलब एट्रिया, और एक यहाँ पर वेंट्रिकल है। और देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये जो है पोइकिलोथर्मस है, पोइकिलोथर्मल है क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है। क्या बोलते हैं इनको? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी तरह वार्म ब्लडेड नहीं होते। ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, मतलब कि बाहर के टेम्परेचर पे डिपेंड रहते हैं। इनके पास, बेचारों के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, एटीपी नहीं होती इतनी कि वो कर पाए। सेक्स यहाँ पर सेपरेट होते हैं, मेंढक मेंढकी, है ना, सेपरेट सेक्स है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है बेटा? एक्सटर्नल। और ओविपेरस है। क्या है? ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब क्या होता है? एग लेइंग, एग देते हैं। फिर डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, यहाँ पर लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। क्या ये बस सारी बातें आपको क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। एम्फीबिया आपका कंप्लीट हो गया, और एम्फीबिया के आपको एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जैसे कि बफो, टोड, राणा, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग। ऐसे याद रखो। हाइला पेड़ पे चढ़ गया है ना, तो हाइला। ट्री फ्रॉग मतलब हाइला पेड़ पे चढ़ गया। बड़ा राणा बन रहा है तू, मेंढक वेंढक लाया है क्या साथ में? तो बड़ा राणा बन रहा है तू, मेंढक वेंढक लाया है क्या साथ में? तोड़ फोड़ करेगा क्या? ऐसे याद रखो, है ना, थोड़ा याद रखने की कोशिश करो। बस कर भाई, बफो से बस कर भाई। तोड़ फोड़ करेगा क्या? बड़ा राणा बन रहा है तू, मेंढक साथ में लाया है क्या? आइला, मेंढक तो पेड़ पे चढ़ गया। आइला, ट्री फ्रॉग। फिर सेलेमेंडर, मैंने आपको पहले बता दिया, सेलेमेंडर जिसमें टेल होती है। ठीक है, फिर ये भी आपको बता दिया इक्टियोफिस जो लिम्बलेस एम्फीबिया है। क्या आपको मेरी सारी बातें क्लियर है? चलें आगे।
रेप्टीलिया, क्या आ गया? रेप्टीलिया, सांप आ गया, सांप। देखो बेटा, सांप को देखते ही हम क्या कहते हैं? दूर जा, दूर जा, दूर जा, है ना? और साइंटिस्ट सांप को देखते क्या कहते हैं? ना जा, ना जा, ना जा, ना जा। अरे कैसे गंदे साइंटिस्ट थे सर, देख के डर लग रहा है, साइंटिस्ट ने नाम रख दिया ना जा, ना जा। ठीक है, चलिए। तो रेप्टिलिया की बात करें, रेप्टिलिया होते हैं डायोशियस। डायोशियस का मतलब सेक्स सेपरेट होते हैं। रेप्टिलिया में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। किस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। रेप्टिलिया ओविपेरस है, मतलब कि एग देते हैं। क्या देते हैं? एग देते हैं। और एग जो होता है प्रोटेक्टिव शेल के साथ होता है। यहां पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है एग के ऊपर, प्रोटेक्टिव शेल रहती है। आपने सुना होगा कि यार सांप अपनी स्किन छोड़ गया, चमड़ी छोड़ के चला गया, है ना? क्यूटिकल छोड़ के चला गया, तो उसे कहते हैं शेडिंग ऑफ स्किन। क्या कहते हैं? शेडिंग ऑफ स्किन। तो रेप्टिलिया क्या करते हैं? स्किन को शेड कर देते हैं, उनकी स्किन को शेड कर देते हैं, गिरा के चले जाते हैं, और फिर नई स्किन आ जाती है उनके ऊपर। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्डिसिस या फिर मोल्टिंग। स्किन का कास्टिंग करना एक तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेस है, स्किन कास्टिंग मतलब कि शेडिंग ऑफ स्किन। ठीक है सर, स्किन कास्टिंग एक तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसका मतलब होता है शेडिंग ऑफ स्किन, है ना? या फिर आप बोल लीजिए मोल्टिंग, स्किन निकाल के चले जाना। यहां पर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, कोई भी लार्वा स्टेज नहीं मिलती। आगे चलते हैं। रेप्टिलिया का मतलब होता है रेंगने वाले, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, इस तरह से रेंग के चल रहे, रेंग के चलने वाले। कहां पर देखने को मिलते हैं? मोस्टली ये टेरिस्ट्रियल होते हैं, नॉट ट्रूली एक्वेटिक। ये ट्रूली एक्वेटिक नहीं होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? टेरिस्ट्रियल होते हैं, लैंड ड्वेलिंग, मतलब कि ज्यादातर ये जमीन पे ही पाए जाएंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसकी स्किन जो होती है ड्राई होती है। आपने सांप की स्किन देखी होगी, ड्राई होती है। साथ ही साथ कॉर्निफाइड, मतलब कि केरेटिनाइज्ड होती है, केरेटिन का डिपोजिशन होता है पूरी सांप की स्किन पे, केरेटिन का डिपोजिशन होता है। कॉर्निफाइड होती है मतलब कि केरेटिनाइज्ड होती है, केरेटिन का डिपोजिशन होता है, ड्राई होती है। ठीक है, साथ ही साथ स्किन कवर्ड विथ एपिडर्मा, स्किन कवर्ड विथ एपिडर्मा, या फिर आप बोल लीजिए स्क्यूट्स। या तो एपिडर्मा या एपिडर्मल स्केल से कवर्ड होगी, एपिडर्मल स्केल से कवर्ड होगी, या फिर स्क्यूट से कवर होगी। स्क्यूट का मतलब बेटा आपने वो देखा है क्या बोलता हूँ, चलो टर्टल की बात करता हूँ। टर्टल देखा आपने? टर्टल, टर्टल के जो बाहर का शेल होता है वो कितना हार्ड होता है, ऐसा लगता है प्रोटेक्टिव कवरिंग। कभी देखना टर्टल का बाहर का शेल बहुत हार्ड होता है ना? तो वही होता है स्क्यूट। स्क्यूट का मतलब एक टफ, एक प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे कि टर्टल पे जो शेल होता है ना वो। क्लियर? तो यहां पर जो स्किन होती है वो कितने टफ और प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड है। जैसे आपने टर्टल का देखा बाहर का लेयर कितना टफ होता है, कितना बढ़िया प्रोटेक्टिव लेयर है, वो बहुत टफ होता है वो। ठीक है, और वो ड्राई भी होता है, केराटिनाइज भी होता है। उसकी स्किन जो होती है एपिडर्मल स्केल या फिर स्क्यूट से मिलकर बनी होती है। क्लियर हुआ? ईयर्स की बात करें तो एक्सटर्नल ईयर यहां पर भी एब्सेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल ईयर तो सिर्फ और सिर्फ कहां पर मिलेंगे? मैमल्स में मिलेंगे। तो यहां पर भी एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। यहां पर वही टिम्पेनम मिलता है। टिम्पेनम को हम क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। टिम्पेनम ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम, जो कि वाइब्रेशन को सेंस करेगा। अगर यहाँ पर ये वाइब्रेशन हुई तो ये वाइब्रेशन को मेरे कान सेंस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर टिम्पेनम है। मेरे अंदर तो बहुत कुछ है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, है ना? ईयर ओसाइकल, ओसिकल बोल लीजिए, मेलियस, इनका स्टेपिस। मेरे अंदर तो बहुत सारी 3 बोन्स भी है छोटी छोटी, सब कुछ है मेरे अंदर। पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? टिम्पेनम होता है। टिम्पेनम का मतलब क्या होता है? ईयर ड्रम होता है। और ये क्या करते हैं? वाइब्रेशन को सेंस करते हैं, वाइब्रेशन को सेंस करते हैं। यहां पर अगर मैं लिम्स की बात करूं तो यूजुअली 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। आप देख सकते हैं यूजुअली 2 पेयर, 2 पेयर, 2 हाथ 2 पांव, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, है ना? उसकी तरह ही होते हैं, आगे 2 पीछे 2। पर स्नेक में लिम्स एब्सेंट होते हैं, ये एक्सेप्शन है। कि रेप्टिलिया में जनरली तो क्या देखने को मिलते हैं? 2 पेयर ऑफ लिम्स देखने को मिलते हैं। पर एक ऐसा रेप्टिलिया है जिसमें लिम्स ही एब्सेंट होते हैं, और वो रेप्टिलिया है नाजा नाजा, मतलब कि स्नेक। आप खुद देखिए कि यहाँ पर आपको कोई हाथ पांव दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी लिम्ब नहीं होता है। ठीक है, अब हार्ट की बात करें तो सारे के सारे 3 चैम्बर होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं? 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, मतलब कि 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि रेप्टिलिया में
सारे के सारे 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, पर एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्या होता है भाई? अपने भाई के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होगा। ठीक है, मैं एम्फीबिया में शायद क्रोकोडाइल बोल गया था। नहीं 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 नहीं, रेप्टिलिया में आएगा क्रोकोडाइल, है ना। चलिए, और ये भी कैसे होते हैं? पोइकिलोथर्मिक, मतलब ये भी बेचारे कोल्ड ब्लडेड है, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर है टर्टल, टॉर्टॉइस, ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, वॉल लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। और अगर पॉइजनस स्नेक की बात करें तो नाजा नाजा, मतलब कि कोबरा, क्रेट और वाइपर, ये पॉइजनस है, ध्यान रखना। ठीक है, एनसीईआरटी लिखती है पॉइजनस स्नेक अलग से। क्या ये याद हो जाएगा? हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना, ये जो है बेचारा, ये रेप्टाइल में आता है। किसमें आता है? रेप्टाइल में आता है, अगर मैंने बोला है तो। बाकी क्लियर है? चलें आगे। फिर नेक्स्ट आता है एव्स। एव्स का मतलब बर्ड्स। बर्ड्स में आती है जैसे आपकी वल्चर, पीजन, पैरट, पिकॉक, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ये सब क्या है? आपके बर्ड्स है। क्या है ये सब? आपके बर्ड्स है। बर्ड्स जो होते हैं डायोशियस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? डायोशियस, मतलब कि इनका सेक्स सेपरेट है। साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर ये ओवीपेरस होते हैं, अंडा देते हैं, पर इनके अंडे पे एक हार्ड शेल देखने को मिलता है, एक हार्ड कवरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है सर। डायोशियस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ओवीपेरस होता है, मतलब कि एग विथ हार्ड कैल्सरस शेल। यहाँ पर शेल जो होता है वो कैल्शियम का बना है। कैल्सरस का मतलब कैल्शियम का बना है। हार्ड कैल्सरस शेल होता है, कैल्शियम का बना हुआ। ठीक है, अब यहां पर ये जो बर्ड्स होते हैं इनको उड़ना पड़ता है। बर्ड्स को क्या करना पड़ता है? उड़ना पड़ता है। अब एक बात बताओ, उड़ने के लिए जो बर्ड्स है, उड़ने के लिए आगे के हाथ इस्तेमाल करेंगे या पीछे से पाँव से उड़ते हैं? कभी भी देखा हो तो इस तरह से खोल के उड़ेंगे ना पंख, आगे के 2 पंख खोल के उड़ेंगे। दूसरा दिख नहीं रहा क्या? ये देखो, आगे के ये 2 इस तरह से खोल के उड़ेंगे, ऐसे ही उड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है पीछे से उड़ना शुरू करेंगे पाँव ऐसे करके, नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखो भाइयों, कि जो फोर लिम्स होते हैं, ये फोर लिम्स है, ये फोर लिम्स है, ये फोर लिम्स है। तो जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं यहाँ पर विंग्स में, यहाँ पर पंखों में। ये विंग्स है इनके, है ना। और ये इनके हाइंड लिम्स है। ये इनसे थोड़ी ना उड़ते हैं, इनसे थोड़ी ना उड़ते हैं ये। इनसे तो ये डालों को पकड़ते हैं, है ना। इनसे उड़ते नहीं है ये, इनसे ये चलते हैं, इनसे ये चलते हैं, डालों को पकड़ते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं, ये जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं, ये तो चलने के काम आते हैं, स्विमिंग के काम आते हैं, ब्रांच को पकड़ने के काम आते हैं। और इनके ये जो फोर लिम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये फोर लिम्स इनके मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स में, और फ्लाइट के काम आते हैं। उड़ता ही फिरूं, इस तरह से उड़ने के काम आते हैं। याद हो जाएगा। चलिए, दिख ही रहा है याद क्या करना है, कि फोर लिम्स जो है मॉडिफाइड हो जाएंगे विंग्स में और उड़ने के काम आएंगे। हाइंड लिम्स जो है ये देखो चलने के काम आएंगे, तैरने के काम आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्या, डाली को पकड़ने के काम आएंगे, किसी भी डाली को, किसी भी टहनी को। ठीक है, अब इनको उड़ना होता है। हाँ तो उड़ेंगे ही सही सर, आपकी तरह थोड़ी ना जो समाज को देख के रुक जाएंगे। यार ज्यादा डार्क हो गया। तो अगर इनको उड़ना होता है, तो इनको उड़ना है तो इनको एनर्जी चाहिए बहुत सारी। क्या चाहिए बच्चों? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का मतलब क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। क्या चाहिए? एटीपी। तो इनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है इनको उड़ने के लिए। और अगर इनको उड़ना है, अगर इनको एनर्जी चाहिए, तो इनको खाना जल्दी जल्दी पचाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पचाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ही मजबूत डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है, और वो है आपका गिजार्ड। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है गिजार्ड। गिजार्ड जो है बहुत ही अच्छी ग्राइंडिंग करता है, बहुत तेज, बहुत तेज। देखो, बहुत तेज ग्राइंडिंग करता है, बहुत तेज ग्राइंडिंग करता है, और सारे फूड पार्टिकल को इस तरह से तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद फटाफट फटाफट वो एब्जॉर्ब करवा देता है ताकि एटीपी बने। तो यहाँ पर गिजार्ड होता है जो कि मैकेनिकल ग्राइंडिंग करता है फूड की, बहुत अच्छे से ग्राइंड कर देता है। और एक क्रॉप स्ट्रक्चर होती है जो कि स्टोरेज करती है फूड का। जब इनको खाना नहीं मिल रहा तो वो स्टोर्ड फूड काम आता है। ठीक है, अब यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होने के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत मजबूत होना चाहिए। तो यहां पर उसके लिए एयर सेक प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एयर सेक। यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है लंग्स से। किससे होता है? लंग्स से। और यहाँ पर एयर सेक प्रेजेंट होते हैं ताकि कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई आती रहे, कंटिन्यूअस ब्रीथिंग चलती रहे। ऑक्सीजन आए CO2 जाए, ऑक्सीजन आए CO2 जाए, ये कंटिन्यूअस रहे। और एयर से प्रेजेंट होने की वजह से इनका बॉडी वेट भी कम होता है।
हवा में क्या वजन है? कुछ नहीं है, एयर से प्रेजेंट है, उसकी वजह से इनका बॉडी वेट भी कम होता है। अब अगर इसके एंडोस्केलेटन की बात करूं तो यहाँ पर बोन्स मिलेगी, बड़ी बड़ी बोन्स। सर एक बात बताओ, हड्डी है, हड्डी तो सर मजबूत होती है सर, फिर ये उड़ेंगे कैसे अगर इनके अंदर हड्डी है तो इनके अंदर हड्डी तो होती है, बड़ी बड़ी हड्डी भी होती है, पर ये होलो होती है। कैसी होती है? होलो। होलो होती है। कैसी होती है? होलो। यहाँ पर एयर कैविटीज होती है, हवा से भरी होती है। कैसी होती है? एयर कैविटीज होती है। तो इस तरह की बोन को, जो लंबी है, जो होलो है, जिसमें सिर्फ हवा है, बोलते ना खोखली है तो हवा है इसमें, तो होलो है ये तो इस तरह की बोन को कहते हैं न्यूमेटिक बोन। किस तरह की बोन? न्यूमेटिक बोन। तो न्यूमेटिक बोन कहाँ देखने को मिलेगी? बर्ड्स में देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इसके एंडोस्केलेटन को, यहाँ पर बोन्स तो देखने को मिलती है, लंबी लंबी बोन्स देखने को मिलती है, पर वो होलो होती है, वहां पर एयर कैविटी होती है, जिसको हम कहते हैं बोन्स को न्यूमेटिक बोन्स। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर डाइजेशन कैसा होता है? सर बहुत अच्छा होता है। रेस्पिरेशन कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है। क्यों? जरूरी है क्या अच्छा होना? बिल्कुल जरूरी है। एटीपी तभी तो बनेगा, तभी तो वो उड़ेगी, उसको उड़ने के लिए एटीपी चाहिए। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा एटीपी बन रहा है। हाँ सर, यहाँ पर बहुत अच्छा एटीपी बन रहा है। अगर इतना अच्छा एटीपी बन रहा है यहाँ पर, तो क्या ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। पहली बार कोई बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला आया है, वो है एव्स। तो जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो होम्योस्टैसिस कर सकता है, उसे कहते हैं होमियोथर्मस। क्या कहते हैं? होमियोथर्मस। क्लियर? चलिए, यहां पर ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकता है, एनवायरमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है सारी चीजें? चलिए चलिए, अब यहाँ पर टीथ एब्सेंट होते हैं, आपको पता ही है पक्षियों में टीथ एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं? टीथ एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर इस तरह से चोंच आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिखाता क्या हूँ, मतलब ये चोंच देख लो, इस तरह से चोंच देखने को मिलेगी। और ये चोंच पता है अलग अलग तरीके से होती है। जैसे मान लीजिए पैरट में अलग है ना, कबूतर में अलग है, छोटी चिड़िया में अलग है, सब में अलग अलग तरह की चोंच होती है। डिपेंड करती है कि कौन कहाँ पर रहता है, कौन क्या खाता है। चोंच किस पे डिपेंड करती है? चोंच डिपेंड करती है कि कौन कहाँ पर रहता है, मतलब किसका हैबिटेट क्या है और कौन क्या खाता है। उसके बेसिस पे अलग अलग तरह की चोंचें होती है इनके पास। आप देखो, आप देखो, 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 देखो भाई के अंदर देखो, अलग अलग तरह की चोंचें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो टीथ एब्सेंट होते हैं, माउथ यहाँ पर मॉडिफाइड हो जाता है, चोंच में, बीक में, और अलग अलग तरह की चोंचें देखने को मिलती है। डिपेंड करता है फीडिंग हैबिट क्या है, लोकेलिटी क्या है, क्या खाते हैं, उस कंडीशन में अलग अलग होती है। और यहाँ पर अगर बड़ी बड़ी बोन से खाली बोन है, होलो बोन है, उस बोन को न्यूमेटिक बोन कहा है, जिसमें एयर कैविटी है, और एयर कैविटी है तो वजन कम होगा और उड़ने में मदद मिलेगी। रिड्यूस बॉडी वेट फॉर फ्लाइट। क्लियर? चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से बाद एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देख लो पहले। एग्जाम्पल ऑफ क्लास एव्स, मतलब कि फ्लाइंग बर्ड्स हम देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? फ्लाइंग, जो उड़ सकती है उनको देखते हैं। तो आपका वल्चर उड़ सकता है, पीजन उड़ सकता है, पैरट उड़ सकता है, पिकॉक उड़ सकता है, कौवा कहाँ कहाँ उड़ेगा ही सही, ठीक है, क्रोवस मतलब क्रो उड़ सकता है। तो ये सारी फ्लाइंग बर्ड्स है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको फ्लाइटलेस बर्ड्स दे रखी है, जो नहीं उड़ सकती बेचारी। जैसे पेंगुइन, पेंगुइन बर्ड है पर उड़ सकती है क्या? स्विमर है वो, तो अच्छी, बहुत अच्छी स्विम कर सकती है वो। ठीक है, फिर आपका है ऑस्ट्रिच, ये भी नहीं उड़ सकता बेचारा। ये देखो, ऑस्ट्रिच उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता। बस ये करेगा, चल सकता है बेचारा, तो ये उड़ नहीं सकता। ये बर्ड से ये पर ही उड़ नहीं सकती। तो ध्यान रखना, हर पक्षी नहीं उड़ता। ये एग्जाम्पल आपको दे रखे एनसीईआरटी ने, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, ईमू हो गया, पेंगुइन हो गया, ये सब नहीं उड़ सकते। ठीक है, ये बर्ड्स है सारे। अब यहाँ पर एक बात और, आपको पता है ना, डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? यंग जो है सीधा एडल्ट में कन्वर्ट होना, यही होता है ना, कोई लार्वा स्टेज नहीं बनना। यंग जो है यहाँ पर सीधा एडल्ट में कन्वर्ट होगा, कोई भी लार्वा स्टेज नहीं बनेगी। यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फिर एनसीईआरटी लिखती है कि यहाँ पर जो यंग वन था और यंग वन से जो एडल्ट बना, तो ये यंग वन जो है एडल्ट से बहुत ही ज्यादा रिजेम्बलेंस रखता है। मतलब कि आपस में दोनों पहचान में आते हैं कि हाँ ये यंग वन है और ये एडल्ट है, पहचान में आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, नेक्स्ट दे रखा है, लास्ट दे रखा है मेमेलिया, और फिर आपका एनिमल किंगडम खत्म।
तो मेमेलिया की बात करते हैं हम लोग। अब एक बात बताओ, क्या हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड है? हाँ सर, मेमोरी ग्लैंड है। जो मेल की मेमोरी ग्लैंड से ये फंक्शनल नहीं है ना, ये कौन सा हम ब्रेस्ट फीडिंग कराते नहीं कराते ना, हमारे अंदर मेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो फंक्शनल नहीं होती। वहीं अगर फीमेल्स की बात करूं, फीमेल्स में जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो फंक्शनल होती है। 9 महीने तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक जो माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ठीक है, तो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होती है, मेल्स में मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल नहीं होती। और मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट ही कहाँ पर है? मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है आपके मेमल्स में, ठीक है। हम हर जगह पे मिलेंगे, हर जगह पे मिलेंगे हम। फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटाट, हर तरह की लोकेलिटी पे हम मिलेंगे। जैसे कि पोलर आइस कैप है ना, बर्फ वाली जगह पे हम मिल जाएंगे, डेजर्ट में हम मिल जाएंगे, माउंटेन्स पे हम मिल जाएंगे, फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, ग्रासलैंड में मिल जाएंगे, गुफाओं में मिल जाएंगे। ये देखो, ये सारे मेमल्स ही है ना, ये सारे मेमल्स भी है। हम भी मेमल्स है, ये भी मेमल्स है, हम सब जगह पे मिल सकते हैं भाई। कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो एनसीईआरटी लिखती है मेमल्स फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटाट, चाहे वो पोलर आइस कैप हो, चाहे वो डेजर्ट क्यों ना हो, चाहे माउंटेन हो, फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, डार्क केव्स हो, सब जगह पे मेमल्स देखने को मिलते हैं। कुछ मेमल्स उड़ सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, मेमल्स उड़ते हैं? हाँ भाई, बैट, याद नहीं है बैटमैन? बैट, बैट उड़ता है। और कुछ पानी में रहते हैं, जैसे डॉल्फिन और वेल्स, ठीक है। तो डॉल्फिन भी मेमल है, वेल्स भी मेमल है, बैट भी मेमल है। बैट जो है उड़ सकता है और ये जो है तैर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ मेमल तैर सकते हैं, बिल्कुल। कुछ मेमल उड़ सकते हैं, बिल्कुल। एग्जाम्पल लिखा हुआ आपके सामने। फिर अगर मेमल्स का मोस्ट यूनिक कैरेक्टर में पूछूं तो वो है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। फिर बॉडी हैज 2 पेयर ऑफ लिम्ब, ऑब्वियसली 2 पेयर ऑफ लिम्ब है। ये 4 लिम्ब है, ये हाइड लिम्ब है। 2 पेयर का मतलब 4, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। क्या काम आता है? चलने में, दौड़ने में, क्लाइंब करने में, चढ़ने में, होल करने में, स्विमिंग करने में, उड़ने में। मैमल्स को तो यही काम आते हैं। और हमारा एक और कैरेक्टर है भाई कि हमारी बॉडी पे हेयर देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये हेयर है ना, हेयर्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। स्किन हैज हेयर विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैमल्स। एक्सटर्नल ईयर हमें देखने को मिला, बिल्कुल। मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बचपन में बहुत खींचे हैं सर टीचर ने, है ना। तो एक्सटर्नल ईयर देखने को मिल रहे हैं। हमारे अंदर अलग अलग तरह के दांत देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप मोलर ले लीजिए, मोलर, प्री मोलर, है ना, और केनाइन, अलग अलग तरह के इंसीजर, अलग अलग तरह के दांत देखने को मिलते हैं। तो हम क्या होते हैं? हेटेरोडोंट। हम क्या होते हैं? हेटेरोडोंट। अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हमें देखने को मिलते हैं, मोलर, प्री मोलर, अलग अलग तरह के 4 तरह के टीथ हमें देखने को मिलते हैं हमारे अंदर। तो हम हो गए हेटेरोडोंट। और जिसमें एक ही तरह के देखने को मिलते हैं वो हो गए होमोडोंट। हम क्या हैं? हेटेरो। तो हमें हेटेरोडोंट, हमें एक्सटर्नल ईयर है, हमारी स्किन पे हेयर है, हमारे 2 पेयर ऑफ लिम्ब है, हमारे अंदर मोस्ट यूनिक फीचर है कि हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स है, ठीक है। फिर हमारे पास 4 चेम्बर हार्ट है, ऑब्वियसली। 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। सर चैम्बर तो 4 है, पर इनमें से एक भी जगह वो नहीं है सर। बेटा वो मिलेगी भी नहीं, पहले नीट निकालो, ठीक है। हार्ट इज 4 चेम्बर्ड, दे आर होम्योथर्मस। क्या हम हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे थोड़े डिपेंड रहते हैं। बाहर ठंड है तो हम दूज कर गर्मी लाएंगे शरीर में, बाहर गर्मी है तो हम पसीना निकाल कर अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। रेस्पिरेशन हमारे लंग्स से ही होगा, ये फेफड़े हैं देखो सर, ये लंग्स है ना। उसके बाद सेक्स हमारे सेपरेट है, मैं मेल हूं, कोई फीमेल है, आप मेल हो, फीमेल हो, है ना, सेक्स सेपरेट है। हम वीवी पेरस होते हैं मोस्टली। मोस्टली कैसे होते हैं हम? मोस्टली वीवी पेरस, मोस्टली मतलब कि सीधा बच्चा ही आता है ना बाहर, अंडा थोड़ी ना आता है हमारा, है ना। मोस्टली हम कैसे होते हैं? वीवी पेरस। पर कुछ एक्सेप्शन है मेमल्स में भी जो नहीं होते वीवी पेरस, जो ओवी पेरस पे है अभी भी। तो ध्यान रखना, अगर मैं आपसे बोलूं मेमल्स सारे ओवी पेरस होते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत। क्योंकि ओवी पेरस का मतलब क्या होता है? जो एक देते हैं, और कुछ ही मेमल एक देते हैं। और अगर मैं आपसे बोलूं सारे मेमल वीवी पेरस होते हैं, वो भी गलत है। मोस्टली मेमल वीवी पेरस होते हैं, वो सही है कि ज्यादातर मेमल्स सीधा बच्चा देते हैं, वीवी पेरस होते हैं, सही है। कुछ ओवी पेरस भी होते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पर डायरेक्ट होती है। हमारे कोई लार्वा वार्वा बनता है क्या? नहीं नहीं सर, हमारे कौन सा लार्वा, हमारा तो डायरेक्ट डेवलपमेंट है ना। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है वो है प्लेटिपस। क्या दे रखा है? प्लेटिपस।
प्लेटिपस, कहीं तो हमने पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया? प्लेटिपस प्लेटिपस प्लेटिपस, हाँ देखो, मैंने आपको बोला कि मोस्टली कैसे होते हैं वीवीपेरस, मतलब कि सीधा बच्चा देते हैं। कुछ कैसे होते हैं, कुछ होते हैं ओवीपेरस जो अंडा देते हैं। तो ऐसा कौन सा मेमल है जो ओवीपेरस है? एनसीईआरटी लिखती है ओवीपेरस एक ही मेमल है जो ओ से शुरू होता है ना? और नीथो, या फिर आप बोल लीजिए ऑर्निथ्रोरिंकस, इसको बोलते हैं प्लेटिपस, तो ये ओवीपेरस होता है। बाकी सारे वीवीपेरस, बाकी सारे वीवीपेरस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जैसे कि मैक्रोपस, कंगारू हो गया, सॉरी सॉरी कैंगरू, कैंगरू हो गया, ठीक है, ये बचपन की आदत नहीं गई मेरी, कैंगरू हो गया, मैक्रोबस कैंगरू, और ये आपका पेट्रोबस है फ्लाइंग फॉक्स, है ना? कैमल, मंकी, रैट, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, टाइगर, लायन। अभी तक हंसी आ रही, कंकर, कैंगरू 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 कैंगरू, ठीक है। वो इतने सारे नाम बोले ना अभी, तो मिक्स हो गए सारे। चलिए, याद हो जाएगा, करवा दिया ना बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका एनिमल किंगडम का दी एंड। अब जाइए, जाकर एनिमल किंगडम के सारे क्वेश्चन लगा दीजिए। आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, कोई भी मॉड्यूल जाके लगाइए, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, या प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, 10 साल 15 साल पुराने एनिमल किंगडम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड है तो 101% आपके सॉल्व है, 101%। तो जाइए, जाकर क्वेश्चन लगाइए। और अगर आपको ये पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ये वीडियो बार बार देखनी है बिना ऐड के, अगर आपको चैट सपोर्ट चाहिए, डाउट सपोर्ट चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको चाहिए, तो आप जाइए प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन, और वहां पर आपको नीट का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज हमने मैमल्स को कवर किया है, आज हमने एव्स को कवर किया है, आज हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स को कवर किया है, आज हमने सिफिलोकोडेटा, यूरोकोडेटा, और वीकेंड से आज हमने कोडेटा को कवर किया है। और ये बहुत ही अच्छा लेक्चर था मेरा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाते हुए, तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी या फिर नीट, जेई, ऑर्बिट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में, जहां पर हम प्लांट को वापस कंटिन्यू करेंगे। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, जय श्री राम, थैंक यू।